एंट्री करજો. टैब नहीं देखो तो बैठो 5 ठीक है बैठ बैठ મારો વોઇસ ક્લિયર છે વોઇસ ઓડિબલ છે am I audible to everyone okay Sardesh to me राम राम नमस्कार जय श्री कृष्ण आदरणीय अखिल भारतीय युवा महामंडल ने हूँ दिलथी शुक्रिया करूँ છું કે મને આટલું વિરાટ મંચ પ્રદાન કર્યું છે જ્યાં હું આપ સૌના સામે આજે ઉપસ્થિત છું તો આદરણીય પ્રમુખ શ્રી તુષારભાઈ ચૌહાણ ને ઉપ પ્રમુખ શ્રીમતી ઈશિતાબેન ટાંક અને મહામંત્રી શ્રી અનમોલભાઈ ટાંકને હું દિલથી શુક્રિયા કરવા માંગુ છું કે એ લોકોએ બધાએ મળીને મારા પાછળ જેટલી મહેનત કરી છે એક પૂરું મંથ એ લોકોએ બહુ મુશ્કેલથી કેટલી બધી પ્રયાસ કરી છે અને મને અહીંયા આજે આપ લોકોના સમક્ષ હું ઊભી છું તો સિર્ફ અને સિર્ફ એ લોકોના જ કારણે સો many thanks to all the members team members of અખિલ ભારતીય યુવા મહામંડળ અને એટલા જ માટે હું શરૂઆત કરવા ચાહું છું શરૂના 4 લાઈન સમાજ આપણા યુવા મહામંડળને ડેડિકેટ કરવા ચાહું છું कि दो हाथ जुड़े तो हम सफर मिल जाए तीसरा हाथ जुड़े तो परिवार खिल जाए कई हाथ जुड़े तो समाज साकार हो और सब साथ प्रयास करें और सब साथ प्रयास करें तो विकास ही विकास हो जय समाज तो शुरू करूं છું લાઈફ ઉપર આપે સૌથી પહેલું ટોપિક હતું લાઈફ જે આપે કહેવાય કે જિંદગી જીવન તો જીવન
ना ऊपर केवा पेला हूँ चाहू छू कि आपे पेला जीवन शू छे इन्हें आपे समझे। तो अभी जैसे इतना देर से मैं गुजराती बोल रही हूँ तो आपको पता चल रहा होगा कि मेरी गुजराती इतनी फ्लुएंट नहीं है। सो आई एम वेरी सॉरी, आई विल कंटिन्यू इन हिंदी। ठीक है। तो पहले हम जिंदगी को जानने से पहले हम जिंदगी को समझेंगे कि जिंदगी आखिर होती क्या है। तो उसे समझने के लिए आइए सुनते हैं एक कहानी। एक गांव में एक सन्यासी रहता था, साधु। तो जैसे आपको पता है कि वो साधु ज्ञानी होते हैं और वो अपनी तपस्या में मतलब अलग से रहते हैं, तो उनका सारा काम काज वो लोग अपने से करते हैं। तो एक साधु था, वो अपना ही काम स्वयं करता था। तो वहां पर एक सब्जी के बाजार में वो रोज जाता था अपनी सब्जियां लेने, अपनी रसोई खुद करता था, अपने सारे काम वो खुद करता था। तो सब्जियां लेने जाता था एक सब्जी बाजार में जो एक गांव में था। तो उस सब्जी बाजार में जैसे आप और हम जाते हैं सब्जी मार्केट में, तो क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम मतलब हमारे कुछ चूजन रहते हैं ना सब्जी वाले, तो उसी के पास जाते हैं, हर किसी से तो नहीं लेते हैं। तो वो सन्यासी भी एक सब्जी वाले के पास जाता था जिसका नाम था हरिया, और वो हरिया से ही स्पेसिफिकली उसी से ही सब्जी लेता था। ठीक है। तो क्या हुआ कि वो रोज उससे जाता था, और इससे क्या होता था, इस बहाने हरिया को सब्जी लेने के बहाने उसे क्या मिलता था कि मौका मिल जाता था साधु से कुछ नया सीखने के लिए। वो रोज कुछ पूछ लेता था, सन्यासी जी, साधु जी, तो मुझे बताइए कि डर से कैसे लड़ा जाए। उसे पूछता था कि साधु जी आप बताइए कि हमें मतलब मौत से कैसे डरा जाए, लड़ा जाए, या फिर हार से कैसे लड़ा जाए, या फिर जैसे गरीबी है उससे कैसे जीता। तो रोज रोज वो छोटा छोटा बात पूछ के उससे ज्ञान हासिल कर लेता था। तो इसी प्रकार उन दोनों में आपस में दोस्ती हो गई थी, वो सन्यासी और उस सब्जी वाले हरिया के साथ। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो रोज जाता था उस सब्जी लेने, और एक दिन अचानक से ऐसा हुआ कि वो हरिया वहां पर था नहीं। तो सन्यासी को थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि क्या हुआ, शायद उसका तबीयत खराब होगा। तो दूसरे दिन भी गया वैसे, और दूसरे दिन भी वो नहीं था। तो 3-4 दिन लगातार जाने के बाद जब देखा कि वहां पर वो आ ही नहीं रहा है, तो उसने क्या किया फिर आजू बाजू वाले के उनसे पूछा, सब्जी वालों से, कि क्या बात है, जो यहाँ हरिया बेचता था तो वो क्यों नहीं आ रहा है कर। तो वो बोले कि वो तो अभी जैसे मरमरा गया होगा, उसकी तबीयत तो ठीक नहीं है, तो वो अभी उसका तबीयत खराब है, तो शायद वो नहीं होगा अभी, तो उतना बहुत तबीयत खराब हो गया था, तो वो शायद अभी जिंदा भी नहीं होगा, बहुत दिन से वो नहीं आ रहा है। तो साधु फिर भी उसका इंतजार करता रहा, 10 दिन 15 दिन वो नहीं आया। फिर उसकी आदत हो गई कि चलो शायद अभी वो मर गया होगा तो वो नहीं आएगा। तो 1 दिन 2 दिन ऐसे करते करते साल भर तक वो नहीं आया। और जब साल भर तक, उसके बाद फिर वो तो धीरे धीरे मनुष्य की प्रवृत्ति है कि वो सबको भूल जाता है, तो वो उसको भी भूल गया। और अचानक से वो भूल गया, फिर दूसरे सब्जी वालों से लेता था सब्जियां। तो ऐसे हुआ एक दिन कि अचानक से 2 साल के बाद जब वो वापस गया, तो एक उसी के जैसा देखने वाला एक आदमी था। तो वो थोड़ा आश्चर्य हो गया, देखा कि क्या ये वही हरिया है, पास जाके देखता हूँ। लेकिन वो हरिया दूर से ही देख के मुस्कुरा रहा था कि हाँ, कि ये सन्यासी जरूर मेरे पास आएंगे लेने के लिए। तो वो मुस्कुरा उठा था इतना दिनों के बाद उसको देखकर। तो वो सन्यासी आश्चर्य से देख रहे, अरे हरिया, इधर के लोग तो बोल रहे थे तुम मर गए, लेकिन तुम तो जिंदा हो, ये कैसे संभव हुआ, कहाँ थे तुम इतने दिन से, मैं तुम्हें कितना मिस किया। तो सब्जी वाले हरिया ने कहा कि क्या बताऊं साधु जी कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। तो वो उसने फिर अपनी कहानी बताई कि मैं पैरालिसिस से अटैक हो गया था, तो मेरा बॉडी पूरा काम करना बंद कर दिया था, और मैं 3-4 दिन तक बिस्तर पे पड़ा रहा। तो मेरे शरीर में काफी पीड़ा और कष्ट हो रही थी। तो इसलिए फिर मेरी बीवी ने मुझे अस्पताल में भर्ती कराया। जब अस्पताल में भर्ती कराया, तो वहां पर भी सरकारी अस्पताल था, तो बेड वो लोग कितना दिन देते,
वहां पर वो लोग इलाज किए, लेकिन फिर भी मैं ठीक नहीं हुआ। और उसके बाद अचानक से क्या हुआ कि मेरी बीवी ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। वो देखी कि इतना दिन ना ये आदमी जी रहा है ना मर रहा है, तो वो आना बंद कर दी कि और मैं अस्पताल नहीं जा सकती। उसने निस्वार्थ भाव से सेवा किया, लेकिन वो भी कितना करेगी, मनुष्य ही तो है, तो वो उसने भी साथ छोड़ दिया। तो फिर क्या हुआ कि अस्पताल वालों ने भी मुझे निकाल के रास्ते पे छोड़ दिया। अब मैं रास्ते पे पड़ा पड़ा ये सोच रहा था कि कब मेरी जान चली जाए तो अच्छा हो। तो ऐसे सोचते सोचते फिर उसको कोई रास्ते में खाना दे जाता तो वो खाता, कितना मुश्किल से रगड़ते रगड़ते घसीटते हुए जाता और मुंह से खाना खाता। उसके शरीर का हाथ पैर काम नहीं कर रहा था। लेकिन फिर क्या हुआ कि वो बोला कि मैं ऐसा सोचता था कि जैसे मेरा हर दिन आखिरी है। हर रात मुझे ऐसा लगता था कि मैं आज मर जाऊंगा। हर रात उसे ऐसा लगता था कि मैं कल का सूरज नहीं देख पाऊंगा। फिर कुछ इस तरह सोचने के बाद ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहा। ऐसे ही वो रोज रात को सोता और सोचता कि मेरा ये आज आखिरी दिन है। और दूसरे दिन सुबह उठता तो वो फिर भगवान को शुक्रिया करता कि मुझे दूसरे दिन का सूर्य देखने मिला, चलो ठीक है। तो ऐसे करते करते हफ्ते भर बाद अचानक भगवान ने उसकी सुन ली और उसके हाथ काम करने लग गया। वो धीरे धीरे अब हाथों से खाना लेके खाने लग गया था। तो ये चमत्कार हुआ। और उसके बाद फिर धीरे धीरे करते उसने बोला कि मैं इस तरह से धीरे धीरे, मुझे भी नहीं पता कि मैं कैसे ठीक हो गया। तो इस कहानी से इस साधु सन्यासी को भी एक सीख मिल गई, जो सोचता था कि मैं ज्ञानी हूं और मेरे से ज्यादा ज्ञान तो क्या ही होगा किसी में। तो उनको भी एक ज्ञान मिल गया, क्या, कि जीवन को मरने से पहले ही मर जाना मृत्यु है। तो हमको जीवन को जीने मतलब मरने से पहले जी लेना चाहिए। और अगर हर दिन हम ये सोच के मतलब बिस्तर पे जाएं कि आज हमारा आखिरी दिन है, अगर हम ऐसा सोचें कि आज हमारा आखिरी दिन है, तो हम उस जिंदगी को एक ही दिन में जी सकेंगे। और दूसरे दिन हम जब सुबह उठेंगे तो हमारे लिए नया सवेरा होगा, नई आशाएं, नई उम्मीदें होंगी। तो इसी भावना के साथ हमको ये याद रखना चाहिए कि जीवन, मृत्यु, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हम मृत्यु के बारे में बात ही नहीं करना चाहते। अगर घर पे कोई छोटा बच्चा अगर बोल दे कि दादा या दादी आप और कितने दिन जिएंगे, तो कोई भी बोलेगा कि नहीं बच्चे, ऐसे बात नहीं करना चाहिए। या फिर पापा मम्मी आप तो सबसे पहले मर जाएंगे, तो बच्चों को मार पड़ेगी कि ऐसी बातें नहीं करते हैं, बंद कर दो। लेकिन मृत्यु की सच्चाई से हम भाग रहे हैं। मृत्यु को हमेशा डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु अगर डिस्कस नहीं करेंगे तो हम जिंदगी जिएंगे नहीं। तो एवरी डे वी शुड थिंक कि हम लोग का आज लास्ट डे है। अगर हम इस तरह जीते हैं, जैसे हम लोग को अगर कोई बीमारी हो जाती है, कैसे कैंसर पेशेंट हो या फिर अचानक से आपके घर में कोई बीमार हो जाता है, तो आपको क्या लगता है कि चलो यार इस इंसान को खुश रखा जाए, चाहे ये 1 महीना जिए या 2 महीना, इसको खुश रख लेते हैं। और तरह तरह के पकवान खिलाते हैं, रसगुल्ले खिलाते हैं, मिठाई खिलाते हैं, उसके मनपसंद की सारी आइटम करके उसको खिला देते हैं। फिर चलो ये 1 महीना रहेगा तो खुशी से रहे। तो उसी तरह हमें लाइफ को भी सेलिब्रेट करना है। ये हमको कोई बीमारी हो या ना हो, हमको रोज इसको सेलिब्रेट करना है। और सेलिब्रेट किस तरह करना है? फ्रूटफुली करना है। कैसे? सिर्फ ऐसो आराम करके लाइफ को जीना नहीं होता। लाइफ को जीना का मतलब है कि आप जिंदगी में सोचिए कि जब पेरेंट्स, माता या पिता का संभोग होता है, तो 3 लाख कोशिकाएं, 3 लाख सेल आपकी मां के गर्भ में आते हैं। और उन 3 लाख सेल्स में से कुल 3 या 4 सेल्स ही सरवाइव कर पाते हैं। और वो 3-4 महीने बाद वो चारों सेल्स में से सिर्फ एक सेल सरवाइव करता है, एक ही कोशिका आपकी सरवाइव करती है। और वो जो बन के आते हैं वो हैं आप। तो सोचिए कि आप कितने किस्मत वाले हैं। 3 लाख कोशिकाओं में से वो एक सेल, वो आप हैं। तो सोचिए कि आपकी जिंदगी कितनी मूल्यवान है, आप कितने लकी हैं कि आप इस दुनिया में हैं। तो इसलिए जीवन को हमको इस तरह जीना है कि भगवान ने आपको ऐसा मौका दिया है, तो आप उसको कैसे फायदेमंद कर सकते हैं। तो आइए मैं बताती हूँ कि मैं हूँ रिंकू टोंक, कटक से
उड़ीसा, उड़ीसा के कटक घटक, जो हमारे गुजराती कच्छ गुर्जर समाज में आता है। और मेरे जीवन के बारे में मैं यह बताना चाहूंगी कि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, एक योगा ट्रेनर हूँ, और पर्सनल काउंसलर हूँ। जैसे कि लेडीज को और बच्चों को कैरियर काउंसलिंग वगैरह वो सब मैं कराती हूँ। एंड उसके बाद आप लोगों ने मेरे सेतु समाज संदेश में मेरी जो रचना पढ़ी होगी, जो तुषार भाई चौहान हमारा प्रमुख हैं हमारे, तो उन्होंने उनके प्रयास और सारे हमारी इशिता बेन और जितने भी टीम मेंबर्स हैं सबके प्रयास से मेरा जो आर्टिकल आया था, जो सम्मान उन्होंने मुझे युवा प्रतिभा सम्मान दिया है, मैं उसका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे यह मंच दिया। और उसके बाद मैं यह बताना चाहूंगी कि सर्वप्रथम मैं एक गृहिणी हूँ, हाउसवाइफ हूँ, और मेरे भरा पूरा परिवार है। और मेरे इस परिवार के वजह से ही आज, उनके सपोर्ट और प्रेम के वजह से ही मैं आज आप लोगों के सामने हूँ। मैं जो भी हूँ उन्हीं के वजह से हूँ। तो जैसे कि हमने सीखा कि लाइफ को जानने से पहले डेथ को जानना बहुत जरूरी है। तो अभी जैसे हमने बताया कि लाइफ इज ए रेस, तो अभी जैसे बता रही हूँ कि लाइफ अगर रेस है तो कैसा रेस है, वो आमिर खान की स्टोरी वाला नहीं। जो आमिर खान 3 इडियट्स वाले स्टोरी में क्या करता है, कहता है कि बेटा बाहर सर्कस चल रहा है, रेस चल रहा है, बाहर मत आना, अंदर ही रहना। और जैसे ही फिर दंगल पिक्चर में वो दोनों बच्चों को उसी के रेस में दौड़ा रहा है कि नहीं आपको रेसलिंग में फर्स्ट होना है। तो ये हिपोक्रेसी है। तो जो भी है, तो हमारे वो रेस में हमको नहीं पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। तो रेस मतलब जिंदगी एक ऐसी रेस है जहां पर आपको दौड़ना है या फिर रुक जाना है। जहां भी करेंगे, जो भी करेंगे, आपकी मृत्यु निश्चित है। आपकी मृत्यु तो होनी ही है, चाहे आप रुके, चाहे थके, चाहे चले, चाहे आप दौड़े, जो भी करें, आपकी मृत्यु तो होनी ही है। तो मृत्यु कहीं ना कहीं निश्चित है। तो हम ऐसा सोचते हैं कि हम जो चाहें वो हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी इंसान चाहता है, सोच रहा है कि मैं जो सोच रही हूँ कि अगर वो हो जाए तो मैं जिंदगी का सबसे खुशहाल इंसान होऊंगा। मेरे मतलब मैं आज जो सोच रहा हूँ, अगर मेरे से हो गया तो मैं इस दुनिया का सबसे खुशहाल इंसान होऊंगा। लेकिन क्या ऐसा होता है? जरा सोचिए, अगर आपके घर में कोई बच्चा है, अगर वो एक मोबाइल हैंडसेट नया मार्केट में आया है और वो आपको जिद कर रहा है कि मम्मी मेरे को ये ले दो या पापा मेरे को ये ले दो, तो जब तक वो नहीं ले देता वो जिद करता रहता है कि मेरे को ये चाहिए चाहिए चाहिए। तो उस बच्चे के लिए फिलहाल के लिए वो खुशी रहता है। जब वो बच्चा फिर मोबाइल लेके आता है, उसको नया सरप्राइज में आप गिफ्ट देते हैं, तो उस दिन वो इतना खुश होता है जैसे उसको पूरी दुनिया मिल गई। इतनी उसकी खुशी होती है कि उसकी कोई सीमा नहीं होती। वो स्टेटस में डालता है, हर जगह दिखाता है, और महीने भर तक उसको शो ऑफ करता है कि देखो मेरा नया मोबाइल है, ये वो। हर महीने भर तक उसका शो ऑफ चलता रहता है। लेकिन फिर क्या होता है, उसकी खुशी धीरे 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 घटती जाती है। 1 साल तक वो भूल भी जाता है कि उसके पास नया मोबाइल है। फिर क्या होता है, उसकी लालच बढ़ जाती है, मार्केट में नया मोबाइल कुछ और आ जाता है, फिर अब उस बच्चे को अब नया हैंडसेट चाहिए। तो यही जीवन है। अब वो बच्चे हो, चाहे आप हो, चाहे हम हो, सारे के सारे यही सोचते हैं कि हमें वो मिल जाए तो खुशी मिलेगी, हमें वो मिल जाए तो खुशी मिलेगी। तो जीवन का लक्ष्य क्या है, आप इससे समझ सकते हैं कि इंसान जो भी कुछ करता है अपनी खुशी के लिए करता है। तो जीवन का अल्टीमेट गोल, लाइफ का अल्टीमेट गोल है हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस के लिए ही हम लोग सारा कुछ खेल है। तो लेकिन ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जो अस्थाई खुशी है वो है टेम्परेरी हैप्पीनेस। तो टेम्परेरी हैप्पीनेस हमारे लाइफ में जो आती है वो है प्लेजर्स के वजह से। तो हमें ये फर्क को जानना है कि प्लेजर और हैप्पीनेस के बीच का जो फर्क है वो क्या होता है। अगर बच्चे या मतलब बाहर जाते हैं, आजकल के युवा पीढ़ी ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, तो वो थोड़ी देर के लिए क्या होता है कि नशा होता है, माइंड ब्लैंक हो जाता है, उनको मजा आता है। लेकिन दैट इज टेम्परेरी प्लेजर। वो चीज उनको जानना चाहिए कि ये टेम्परेरी प्लेजर है, उसे उसके बाद क्या,
उसके बाद तो वही लाइफ है, वही सब कुछ है। तो ये टेम्परेरी प्लेजर्स आपको ज्यादा देर खुश नहीं रख सकते। तो आपको क्या चाहिए? अल्टीमेट हैप्पीनेस। अल्टीमेट हैप्पीनेस के लिए आपको क्या करना है? आपको अपने जीवन को फ्रूटफुल बनाना है। तो फ्रूटफुल बनाने के लिए कोशिशें करेंगे, तो कोशिशों में हारेंगे भी। तो हारने से डरना नहीं है, लाइफ को एक गेम के जैसे खेलना है। गेम के जैसे खेलेंगे, बैटिंग करते रहना है, बॉल्स आने दो, आपको मारते रहना है जब तक कि आप आउट नहीं हो जाते। तो तब तक लाइफ को एक गेम की तरह खेलेंगे और उसमें बैलेंस बनाए रखेंगे लाइफ में। किसी भी चीज में, जैसे आप अगर कुछ कर रहे हैं, आज हम अगर लेडीज रसोई में खाना बना रहे हैं और अगर वो सोचेंगे कि बाहर जाके हम लोग मतलब उनका दिमाग तो बाहर ही रहेगा, वो सीरियल में क्या चल रहा है, बच्चे खेल कूद क्यों कर रहे हैं, या फिर मेरा बेटा तो कुछ खाता ही नहीं है, मैं कितना भी कुछ कर लूं मेरा बेटा तो खाएगा ही नहीं, और फिर ऐसे अगर विचार से हम लोग खाना बना रहे हैं तो वो बच्चा कभी भी नहीं खाएगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसे विचारों से हम लोग ऐसा सोचेंगे कि यार वो तो कितना भी टेस्टी आप बनाएंगे ना, कितना इंग्रेडिएंट भी डाल देंगे तो भी बच्चा नहीं खाएगा। तो आपके विचार ही आपके मतलब गोल स्टेटमेंट को दर्शाते हैं। तो आप अपने विचारों को कैसे कंट्रोल करेंगे? आपको हर समय आप जो भी काम करते हैं सोचिए कि उसके खुल कर करें। जैसे कि अगर आप मोबाइल देख रहे हैं तो आप खुल के देखिए, अगर आप खेल रहे हैं खुल के खेलो, परिवार के साथ बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो खुल के करो, या फिर आप सिनेमा देख रहे हैं तो और कोई भी चीज दिमाग में मत लाओ। कहने का तात्पर्य है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई पे ध्यान दो। अगर आप जो चीज कर रहे हैं, एक घंटा अगर आप जो चीज कर रहे हैं उस घंटे पे ध्यान दो, आप दूसरी तरफ मत सोचो। हाँ, वो घंटा खत्म हो जाए फिर आप दूसरी तरफ जाओ। तो इसी तरह से हम हमारी फोकस को ग्रोथ कर सकते हैं। हम लोग कैसे एक एक चीज पे ध्यान देकर ही हम ये बता सकते हैं कि हमारा कंसंट्रेशन पावर, हमारा ऑब्जर्वेशन पावर कैसे बढ़ेगा। तो इसलिए क्या करना है, हमको जो भी करना है हमें फोकस करना है, हर एक चीज में फोकस करना है। बच्चों के साथ खेल रहे हैं, बड़े प्यार से खेलिए, बड़े प्यार से खेलिए। खाना खा रहे हैं, बड़े प्यार से खाइए। पहले के लोग खाते वक्त बात नहीं करते थे, तो ये क्या था कि हम लोग जो भी बातें करते हैं, जो सुनते हैं, वो हमारे विचार बनते हैं, और जैसे विचार बनते हैं वैसे ही हमारा आचरण, हमारा व्यवहार बनता है। ठीक है, तो इसलिए हमें हमारे विचारों पर ध्यान देना है, हमारी सोच पर ध्यान देना है, और हाँ, दुनिया की सोच पर ध्यान बिल्कुल नहीं देना है। हम अगर ऐसा करते हैं तो लोग क्या सोचेंगे, हम अगर वैसा करते हैं तो लोग क्या सोचेंगे। ठीक है ना, लोग तो सोचेंगे ही, लोग का काम तो और कुछ है नहीं। उनको आप पैसे वैसे तो देंगे नहीं सोचने के लिए, या फिर लेंगे नहीं। ठीक है, तो लोगों का काम ही है सोचना, आपको नहीं सोचना है। तो जैसे बोला गया है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो ये रोग को आपको मिटाना है कि कैसे इस रोग से आप बाहर आ पाएंगे। तो इस रोग से मिटना है, लोग कैसे सोचेंगे। आप सोचेंगे कि आपके आसपास की परिस्थिति बदल जाए। हम सोचते हैं कि कितना कष्ट है, ये इंसान हमें कितना कष्ट दे रहा है, वो औरत कितना किचकिच कर रही है, वो बगल वाली आंटी कितना चुगली कर रही है। तो देखिए, आपके वजह से ना वो चुगली बंद करेगी, ना वो इंसान किचकिच करना बंद करेंगे, ना आपके आसपास के जो इंसान है वो कभी भी नहीं बदलेंगे, क्योंकि वो उनका नेचर है, उनका बेसिक नेचर आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते। एक इंसान का बेसिक नेचर कभी भी नहीं बदल सकता, तो क्या बदल सकता है। तो किसी ने खूब कहा है कि मैं लगा था ताउम्र परिस्थितियां बदलने को यारों, मैं लगा था ताउम्र परिस्थितियां बदलने को यारों, जिस दिन मनस्थिति बदली परिस्थितियां अपने आप बदल गई। तो हमको बदलना है मनस्थिति, अपने माइंड के लेवल पे हमको काम करना है, हमें अपने आप को बदलना है। हमारा जो इमोशंस है, हम गुस्सा हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, हम रो रहे हैं, हम जो भी कर रहे हैं हमारे अंदर हो रहा है। हमारे बाहर वालों को उससे क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। आपके बगल के घर में अगर बच्चा रो रहा है तो ये आपको नहीं पता चलता जब तक कि आपका बच्चा नहीं रोता है। इसीलिए इमोशंस सिर्फ हमारे अंदर आते हैं, बाहर वाले
के अंदर में कुछ भी नहीं आता। आप उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, आप उसके बारे में गुस्सा कर रहे हैं, आप उसके ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, या फिर आपको एक इंसान के ऊपर प्यार आ रहा है, क्रोध आ रहा है, जो भी हो रहा है वो आपके अंदर हो रहा है। आपके अंदर का इमोशंस है जो आपको अच्छा या बुरा इंसान बनाता है। तो आपको अपने इमोशंस को भी कंट्रोल करना होगा। कैसे, कहां पर, क्यों इतना गुस्सा करना है, क्यों इतना उदासी करना है। अगर स्वाभाविक रूप से आता है तो ठीक है, लेकिन एग्रेसिव होकर सिर्फ उसी चीज के बारे में सोचना, सोचते रहना, तो क्या होगा कि आपके अंदर का गुस्सा बढ़ेगा, वो इंसान नहीं बदलेगा, वो इंसान वैसा ही रहेगा। तो वो सोसाइटी को बदलने के लिए हम कभी कोशिश नहीं करेंगे। हम किसको कोशिश करेंगे? अपने आप को बदलने की कोशिश करेंगे। अपने आप का मतलब अपना जो बेसिक नेचर है उसको नहीं। अगर आप अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा डांस कर रहे हैं, उस चीज को बनाए रखेंगे। अपने अंदर के जो विकार है उसको बदलने की कोशिश करेंगे। अपने अंदर के जो खराबी है, जो बुराइयां हैं, उन पे काम करेंगे। तो जिंदगी क्या है? जिंदगी है चुनावों का परिणाम। आप क्या चुनाव करते हैं उसके ऊपर है जिंदगी। तो जिंदगी आप उदासी चुन रहे हैं या खुशी चुन रहे हैं, चुनाव आपका है। आप अगर सीखना चाहते हैं या किसी के ऊपर दोष लगाना चाहते हैं, लोग अक्सर दोष लगाते हैं, तो ये चुनाव आपका है कि आपको दोष लगाना है या आपको सीखना है। आपको अच्छे शब्द चुनने हैं या फिर बुरे शब्द चुनने हैं, आपको मौका चुनना है या मुसीबत चुनना है। ये पूरा चुनाव आपका है। लाइफ इज फुल ऑफ चॉइसेस। आप क्या चुन रहे हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और जो आप चुनाव करते हैं, चुनावों से हमें क्या मिलता है? चुनावों से हमारे संस्कार बनते हैं। ये जो चुनाव है ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाते हैं और यही हमारे संस्कार बनाते हैं। और ये संस्कार हमें क्या करते हैं? हमारे विचार को एकत्रित करते हैं, हमारे विचार बनाते हैं। संस्कार हमारे विचार बनाते हैं, विचार हमारे क्या करते हैं? हमारे व्यवहार को बदल देते हैं, हमारे पूरे बिहेवियर को चेंज कर देते हैं, व्यवहार को बदल देते हैं। व्यवहार अच्छे आचार को लेके आते हैं। आचार मतलब आपका आचरण बदल जाता है। आप लोगों के साथ कैसे उठते बैठते हैं, आप कैसे बिहेव करते हैं, ये सब भी चेंज हो जाता है। और फिर आपका जब आचरण ही बदल जाता है तो क्या होता है? प्रचार होने लगता है, चारों ओर आपकी यश और गुणगान होने लगती है। और जब ये होता है तो क्या होता है? एक बार प्रचार हो जाए तो गुजरातियों को अच्छे से पता है कि उसके बाद होता है व्यापार। तो अच्छा व्यापार होने लगता है। तो देखिए, जैसे हम अपने व्यापार की वृद्धि के लिए दिन रात सोचते हैं, हमारे आत्मिक बौद्धिक व्यापार को भी इसी तरह बनाए रखना है। तो कैसे करेंगे ये व्यापार? तो चलिए फिर शुरू से स्टार्ट करते हैं, सुनते हैं कि पहले करेंगे चुनाव, चुनाव से करेंगे संस्कार, संस्कार से बनेंगे हमारे विचार, विचार से बनेंगे व्यवहार, व्यवहार से आचार, और आचार से होगा प्रचार, और प्रचार से होगा आपका व्यापार। तो इस हिसाब से आपको जीवन में इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। और आगे बढ़ते हुए आपके कदम डगमगाएंगे, गिर जाएंगे, आप थक जाएंगे, कभी रुकेंगे, कभी हारेंगे। तो हारने का नहीं सोचना है, कभी भी हार के बारे में नहीं जो सीखा ही नहीं, मतलब जो हारा ही नहीं, तो फिर क्या फायदा? अगर आप हार के नहीं सीख रहे हैं तो फिर एक ऐसा कोई इंसान आप मुझे बता दीजिए जो डायरेक्ट जीत गया। कोई भी ऐसे दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो डायरेक्ट जीत गया है। किसी को डायरेक्ट सक्सेस हासिल हुई है? किसी को भी नहीं हासिल हुई है। सब हार से ही सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें भी हार के साथ मुकाबला करना है, सीखते रहना है और जीतते रहना है। और बार बार उसी हार को सोचते हुए ये मेरे से नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, तो कभी भी नहीं होगा। तो आप कभी भी ये नहीं सोच सकते कि मेरे से तो ये चीज होगा ही नहीं, तो वो जिंदगी में कभी भी आपसे नहीं होगा। कोशिश करते रहेंगे, करते रहेंगे। अगर आपको वो शिद्दत से वो चीज चाहिए तो आप कोशिश करते रहेंगे, और अगर नहीं चाहिए तो आप व्यर्थ कोशिश कर रहे हैं। आप अपने चॉइस बदल दीजिए। अगर आपको वो चीज नहीं चाहिए, आप किसी भी चीज के लिए पहले से विचार कर लीजिए कि आपको वो चीज चाहिए और कितने हद तक चाहिए, और चाहिए तो क्यों चाहिए। तो उसकी प्रायोरिटी को आप सेट कीजिए कि मेरे को ये चाहिए ही चाहिए। जैसे बच्चे जिद करते हैं, वैसे आपकी जिद की हद होनी चाहिए। अगर आपको जीवन में कुछ चाहिए, अगर उस हद तक आपको वो चीज चाहिए,
तो आप हारने से नहीं डरेंगे। तो इस तरह तो 4 लाइनें जीवन के ऊपर फिर से कि लकीरें तय नहीं करती आप क्या हो, लकीरें तय नहीं करती आप क्या हो, आपकी कोशिशें जीवन में रंग भरते हैं। जिन हाथों से मेहनत करते हो भरोसा रखो, जिन हाथों से मेहनत करते हो भरोसा रखो, यही लकीरों को जोड़ तोड़ कर पूरा करते हैं। और कुछ लाइनें हैं कि चाबी किस्मत की मिलती नहीं आसानी से, चाबी किस्मत की मिलती नहीं आसानी से, धूप धूल मिट्टी पसीने से रोज नहाना पड़ता है, कभी दिल तो कभी दिमाग लगाना पड़ता है, खुद को पाने की जंग में, खुद को पाने की जंग में अक्सर खुद को खोना पड़ता है, अक्सर खुद को खोना पड़ता है। तो जिंदगी में इसी तरह आगे बढ़ते रहिए, गलतियां करते रहिए, लेकिन हाँ गलतियों को जानबूझकर नहीं करना है। अगर जानबूझकर आप गलतियां दोहरा रहे हैं तो क्या हो जाता है, वो गुनाह हो जाता है। गलती एक बार, गलती एक बार होती है, दोबारा नहीं होती है। कोई भी गलती आप जानबूझकर नहीं करते हैं, एक बार करते हैं, और अगर जानबूझकर की गई गलती वो गुनाह बन जाती है। तो जानबूझकर गलतियां दोहराएं नहीं, गलतियां हो रही हैं, हर बार नई गलतियां होती हैं, हर बार नई चीजें आप सीख रहे हैं, तो गलतियों से घबराएंगे नहीं, गलतियां होती रहती हैं, गलतियों से सीखना है। और बुद्धिमान वही है जो गलतियों से सीखकर आगे बढ़ता है। बुद्धिमान, बुद्धिमानी का यही परिचय है कि वो गलतियों से सीख, अगर गलतियां ही नहीं करेंगे तो आप समझेंगे कैसे। गलतियां करिए, उसको स्वीकारिए, समझिए कि हमको क्या चेंज करना है और क्या आगे क्या कर सकते हैं, कैसे चेंज ला सकते हैं। तो इन चीजों पर हम ध्यान देंगे और फिर क्या होता है कि हमारे अंदर एक अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ जाती है। हमारी अंडरस्टैंडिंग लेवल में इतना ग्रोथ आ जाता है कि हमें दुनियादारी, हमें क्या चीज करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो सब हमें समझ आने लगता है। हमारी मैच्योरिटी लेवल बढ़ जाती है। तो मैच्योरिटी लेवल बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा, पेशेंस। पेशेंस इज द लास्ट एंड इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ लाइफ, फॉर्मूला ऑफ लाइफ। पेशेंस, जिसके अंदर पेशेंस है वो सारी दुनिया को जीत सकता है। पेशेंस आपके अंदर, सहन शक्ति आपके अंदर कूट कूट के भर्ती होनी चाहिए। पेशेंस को बढ़ाइए। कैसे बढ़ाएंगे, इसी तरह से आप हारेंगे नहीं, हर बात पे हारेंगे नहीं, उदास नहीं होंगे, चिढ़ेंगे नहीं। आपको क्या करना है, छोटी छोटी स्टेप्स लेने हैं, बेबी स्टेप्स, बेबी स्टेप्स लेंगे। हमको अगर हम सोचेंगे कि एक साथ ऊंचाई तक चढ़ जाएंगे तो कैसे होगा। हम छोटा सा स्टेप लेंगे, उस पे काम करेंगे, फिर छोटा सा स्टेप लेंगे, उससे काम करेंगे, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने से हम लोग आगे ही आगे निरंतर बढ़ते जाएंगे। तो कुछ इस तरह है कि जीवन अनिश्चित है, जीवन अनिश्चित है अगर जीने की वजह नहीं है। जीवन अनिश्चित है अगर जीने की वजह नहीं है, वजह तो खुद को जीने की, मृत्यु तो निश्चित है, डराएगी तड़पाएगी। अगर सुकून चाहिए मरते वक्त तो जिंदगी संघर्षपूर्ण होनी चाहिए, ताकि जब लंबी नींद में सोने जाओ तो चैन मिले, लंबी नींद में सोने जाओ तो चैन मिले और तसल्ली भी कि बेकार नहीं थे तुम, कि बेकार नहीं थे तुम और न थी बेकार तुम्हारी ये जिंदगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप मुझे सुन रहे हैं इतनी देर से, और अगर बोर कर रही हूं तो मुझे माफ करिएगा और अगर कोई राय मशवरा है तो बिल्कुल दीजिएगा। और मैं कैसे क्या कर रही हूँ परफॉर्म, प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा। और अभी तक तो कमेंट्स में अतुल जी टांक धन्यवाद, भावना टांग धन्यवाद, चेतन चौहान जी धन्यवाद, दीपिका दीदी धन्यवाद, उन्नति वरु बहुत बहुत धन्यवाद, पूजा राठौड़, नितिन टांग बहुत बहुत धन्यवाद, और अनमोल भाई टांग बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने प्रमोशन मेरी इस कदर की है कि आज मैं बहुत अपने आप को गदगद महसूस कर रही हूँ। चेतन वरु और बहुत सारी नाम है, बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे नाम हैं जो मैं, भावना राठौड़ दीदी, धीरेश टांग मेरे हस्बैंड जी हैं, और
सब कुछ, लीना चावड़ा जी, मनोज यादव जी, दिनेश भाई, संदीप चौटालिया जी, इशिता बेनटांग, रुपेश पटेल जी, निशा परमार जी, हिरल पटेल जी, एवरीवन एवरीवन, आई कैन नॉट टेक द नेम, सो मेनी नेम्स आर देयर एंड आई एम वेरी कंफ्यूजिंग कि किसका नाम लूं किसी का नहीं। तो सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद, और मुझे प्लीज बताते रहिए बीच बीच में कि मुझे सही से मैं बोल पा रही हूँ या नहीं, या फिर आपको कुछ अलग से जानकारी चाहिए तो हो सके तो मैं दे सकूं। तो जिंदगी के बारे में होते हुए हम लोग जाएंगे पर्सनालिटी के ऊपर, जो मेरा सेकंड टॉपिक था, पर्सनालिटी। तो पर्सनालिटी को हम कैसे जानेंगे? 2 मिनट मुझे देंगे? तो पर्सनालिटी क्या होती है? एक इंसान की पहचान। पर्सनालिटी मतलब क्या होती है? पहचान। तो पहचान, उसका डेवलपमेंट कैसे किया जाए, ये एक अजीब सी टॉपिक है ना। पर्सनालिटी को कैसे डेवलप किया जाए? पर्सनालिटी कम्स फ्रॉम ए वर्ड पर्सोना, इट इज ए लैटिन वर्ड जिसका अर्थ है मास्क, यानी मुखौटा। ठीक है, तो पर्सोना, अपना जो मास्क है, अपने साथ लेके हम हमेशा चलते हैं, हर कोई चलता है। देखिए, अगर आप कोई सीरियल देखते हैं तो क्या होता है कि आपके जो हीरो हीरोइन है, जो सीरियल हो या फिर फिल्म देखते हैं, तो उसमें जो हीरो हीरोइन पार्ट है वो आपको बहुत पसंद आएंगे, बहुत अच्छे लगेंगे वो कैरेक्टर्स। लेकिन जो विलियन पार्ट है वो बहुत आपको नाराज करेंगे, आपको गुस्सा आएगा उनको देख के, कितना बेकार आदमी, कितना गंदा रोल। तो उसने इस हद तक अपनी एक्टिंग निभाई है कि आपको उसके ऊपर गुस्सा आ रहा है, और उसने इस हद तक अपनी एक्टिंग निभाई है कि उसको आपके ऊपर, मतलब आपको इतना अच्छा लग रहा है कि वो हीरो आपको पसंद आ रहा है, आपका आइडल बन जा रहा है। तो एक्टिंग तो दोनों ही कर रहे हैं, देखिए, दोनों ही। और जब वो लोग फिल्म से, पर्दे से बाहर होते हैं, वो लोग अलग पर्सन होते हैं, है ना। तो इसी तरह से जब हम लोग कोई नाटक देखने जाते हैं, रामायण हो, महाभारत हो, जो भी हो, एक अभी सोचिए कि रामायण एक स्टेज पे चल रहा है, तो अगर राम जी अगर स्टेज पे चढ़ जाएंगे तो जनता तो जय श्री राम, जैसे कि उस इंसान में भगवान ही है, साक्षात भगवान है। लेकिन उसी तरह अगर रावण 10 सिर लगा के सर के ऊपर चढ़ जाए तो आप क्या बोलेंगे कि यार ये तो रावण बहुत बेकार है, एकदम गंदा है, सीता को ऐसे ले गए, ऐसा वैसा, है कि नहीं। तो ये क्या है, जब स्टेज से वो नीचे उतरते हैं वो अलग ही इंसान होते हैं, तो वो उनकी पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब नहीं करता, लेकिन वो अलग इंसान होते हैं, है ना, वो नाटक निभा रहे होते हैं। तो हमारी इसी पर्सन, मतलब जो मास्क हम लोग को लेके चलते हैं, हम लोग भी अपने साथ एक एक मास्क लेके चलते हैं। क्या हम लोग पलंग में सोते वक्त टाई बेल्ट लगा के सोते हैं? नहीं रहते ना। तो कहाँ हम लोग शादी ब्याह का जो कॉस्ट्यूम है वो पहन के हम लोग किसी के मृत शैया के पास जाते हैं? नहीं जाते हैं, है ना। तो यही चीज है कि पर्सनालिटी, पर्सनालिटी मतलब हम लोग अपना जो मुखौटा है वो कहाँ पर कैसे दिखाना है, ये है पर्सनालिटी। हमको अगर इंटरव्यू के लिए जाना है तो हमको कैसे तैयार होके जाना है, अगर हमको सेल्समैनशिप करनी है तो हमको कैसे करनी है, अगर हमको किसी कस्टमर के साथ डील करना है, या फिर हमें अपने फैमिली में कोई गेस्ट आए हैं उनके साथ अपने आप को प्रेजेंट करना है, तो कैसे करना है। तो अपना मास्क हमेशा साथ रखें। तो ये जो मास्क है, हम टेम्पररी है, लेकिन अंदर से आपका दिल अच्छा होना चाहिए। ये मास्क आप चाहे जितना भी बदल लें, पर्सनालिटी डेवलप जितना भी कर लें, लेकिन अंदर से आपको अच्छे इंसान होना चाहिए। तो पर्सनालिटी बढ़ाने के लिए कुछ पॉइंट्स, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे हमारी पर्सनालिटी को हम डेवलप कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन मतलब बातचीत। बहुत लोग बातचीत ही नहीं करते हैं, बहुत कम मतलब बोलते हैं, या फिर एक्सट्रोवर्ट नहीं होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, वो अपने आप में बहुत चुपचाप रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कन्वर्सेशन में नहीं है। कन्वर्सेशन में वो इंसान भी है जो बातचीत नहीं करता, लेकिन वो सुन रहा है। सुनता हुआ इंसान भी कन्वर्सेशन में होता है। तो सुनना है, चाहे आपका इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, चाहे आप बोल रहे हैं चाहे आप सुन रहे हैं, कन्वर्सेशन जरूरी है। तो कन्वर्सेशन में आपका इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है,
तो कैसे इन्वॉल्व करेंगे अपने आप को, या आप बोल रहे हैं या फिर आप सुन रहे हैं। तो अगर तो उसमें सुनने में भी क्या है कि आप उसमें भी कन्वर्सेशन भी दो है कि आपको क्या नहीं करना है। कन्वर्सेशन अननेसेसरीली नहीं करना है। क्या क्या समझे? अननेसेसरीली आपको बातचीत नहीं करनी है। जहां पर आपको मौका दिया जाएगा तभी बोलना है। कन्वर्सेशन अननेसेसरीली नहीं करना है और अननेसेसरी कन्वर्सेशन नहीं करना है। क्या नहीं करना है? अननेसेसरी कन्वर्सेशन। ये दो चीजें अच्छे से समझिएगा कि कन्वर्सेशन अननेसेसरीली नहीं करना है, जहां आपकी जरूरत नहीं है वहां पर नहीं बोलना है, और जहां आपको नहीं लगता कि वहां नहीं जाना चाहिए, वो बात हमें नहीं, जरूरत नहीं है, वो जगह माहौल सही नहीं है या फिर वो मेरे लायक नहीं है, तो आपको वहां नहीं जाना है। कोई जरूरत नहीं है वहां आपको बैठ के बात करो, ठीक है। और अननेसेसरी कन्वर्सेशन भी नहीं करना है, मतलब जो चीज में फायदा ही नहीं है, और जो चीज मतलब आपको कुछ भी ना, आपको फैमिली में प्यार से जोड़ रहा है ना, कुछ कर रहा है, जबरदस्ती का आर्ग्यूमेंट क्रिएट कर रहा है, तो उस कन्वर्सेशन से आपको बचना चाहिए। तो ऐसे ये कन्वर्सेशन के ये दो पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है कि कैसे, मतलब आपकी वाणी के ऊपर ही तो सब कुछ होता है ना। तो आप कैसे बोल रहे हैं, कैसे क्या बिहेव कर रहे हैं, कहां पर क्या, मतलब इंसान कितना भी सुंदर दिख जाए, अगर उसकी वाणी अच्छी नहीं है तो वो इंसान का पूरा चरित्र सामने आ जाता है कि नहीं। तो वाणी ऐसी बोलिए, हमारे कबीर जी ने कहा है कि वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हो शीतल होए। तो इस हिसाब से वाणी ऐसी मधुर, ऐसी मीठी होनी चाहिए कि आप जो भी बोलेंगे तो दूसरे तो उससे आनंदित होंगे ही, प्रेरित होंगे ही, आप खुद भी उससे प्रेरणा से भरने चाहिए। तो कन्वर्सेशन को पहले पॉइंट पे रखें। उसके बाद आता है आई कांटेक्ट। अगर आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं और आप नजरें इधर उधर करके देख रहे हैं, तो कैसे, मैं अब अगर लाइव शो कर रही हूँ, अगर मैं देख भी नहीं रही हूँ स्क्रीन पे, मैं दूसरी तरफ देख के बात कर रही हूँ, तो क्या आपको इंटरेस्ट आएगा? नहीं आएगा ना। तो कन्वर्सेशन में आई कांटेक्ट होना जरूरी है। आपस में तालमेल बिठाने के लिए आई कांटेक्ट का होना जरूरी है। एक दूसरे के नजर में नजर डाल के बात करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि घूरते रहना है, किसी को घूरेंगे नहीं, घूरना नहीं है, नीचे नहीं देखना है, ऊपर नहीं देखना है। आई कांटेक्ट कैसा होना चाहिए? आई कांटेक्ट भी एक्सप्रेसिव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? एक्सप्रेसिव। आप अगर किसी से अच्छे से बात कर रहे हैं, नॉर्मल आई साइट होनी चाहिए, एकदम काम, क्वाइट, है ना। तो हमेशा कोशिश करें कि आप शांत भाव से रहें, है ना। तो आई कांटेक्ट हम लोगों का हो गया सेकेंड पॉइंट। एंड थर्ड आता है हमारा हैंड मूवमेंट्स। अगर मैं बात कर रही हूँ और एकदम स्टेच्यू में बैठी हूँ, तो आप क्या समझेंगे कि ये रट के आई है, कुछ ना कुछ बोल रही है कि नहीं। तो ये हैंड मूवमेंट्स भी, आपको अगर कहीं स्पीच देने जाना है या फिर किसी बात पे आप इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये खासकर मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो बिजनेसमैन भी हैं, जो सेल्समैनशिप भी कर रहे हैं, जो कस्टमर डील भी करते हैं, प्लस जो इंटरव्यू में भी जाते हैं। तो उन सब के लिए ये चीज मैं आज लेके आई हूँ। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ध्यान से सुनिएगा, ये सारे पॉइंट्स आपको बहुत कम सुनने मिलेंगे, तो आप गौर करके सुनिएगा कि एक होता है हमारा हैंडशेक। कैसे हैंडशेक करना है? ऐसे, जो फॉर्मल हैंडशेक होते हैं ऐसे करते हैं हम लोग। किसी दोस्त के साथ, यार के साथ मिलते हैं, बच्चों के साथ हाई फाई करते हैं, या फिर हम लोग फॉर्मल मीटिंग्स में, जॉब इंटरव्यूज में जाते हैं तो फॉर्मल हैंडशेक करते हैं, ठीक है। तो फॉर्मल हैंडशेक कर रहे हैं, लेकिन ऐसे, ये वेरी बैड माने साइन है, ये बिल्कुल नहीं करेंगे। या फिर जो ज्यादातर जेंट्स लोग क्या करते हैं कि लेडीज लोगों का हाथ ऐसे ऐसे करके करते हैं, ठीक है। दिस इज वेरी बैड, ये नहीं करना है आपको, नहीं तो आपकी पर्सनैलिटी उधर ही खराब हो गई। इंसान को पता चल गया कि ये इंसान के मन में खोट है, ठीक है। तो आप इस तरह से अपने पर्सनैलिटी में ध्यान देंगे और हैंडशेक में ध्यान देंगे। हैंड मूव्स कैसे करना है, बात करते समय थोड़ा बहुत हाथ चलाएंगे, लेकिन फिंगर आउट नहीं करेंगे। ये अटैकिंग बिहेवियर है, अटैकिंग बिहेवियर नहीं करेंगे, किसी को पॉइंट आउट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आपका बहुत बैड हैबिट हो जाएगा कि आप किसी को फिंगर आउट करके बात कर रहे हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने वैसा क्यों किया। तो ये बहुत खराब हो जाएगा, तो ऐसे नहीं करना है आपको, ठीक है। और कुछ बुरी आदतें जो आपको
मतलब नहीं करनी है वो है कि आप बात करते समय पैर नहीं हिलाएंगे, ठीक, पैरों को नहीं हिलाएंगे, या फिर क्रॉस लेग्स नहीं रखना है आपको। क्रॉस लेग्स रखने से लोग सोचते हैं कि ये बहुत सभ्य लोगों की निशानी है, बट दिस इज ए वेरी रॉन्ग फैक्ट। क्रॉस लेग रखना मतलब वेरी वो इंसान अपने आप को बहुत प्राउडी फील कर रहा है, वो नजर आता है कि वो इंसान अपने आप को, आपका बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल जाता है कि आप कैसे बिहेव कर रहे हैं। अगर आप किसी कन्वर्सेशन में हैं तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मैं बहुत बड़ा हूं या वो बहुत छोटा है। कभी भी ये ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि सामने वाला इंसान छोटा है। तो या तो आप क्रॉस हैंड्स करके नहीं बैठेंगे, या क्रॉस लेग्स करके नहीं बैठेंगे, या फिर ऐसे ऐसे बैठेंगे तो आपको डरा हुआ फील होगा, नर्वसनेस फील होगा। तो ये चीजें आप थोड़ा अवॉइड करेंगे अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज को सुधारना है। एंड द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज हाउ टू सिट एंड हाउ टू स्टैंड। सिट स्ट्रेट, ठीक है, यही चीज आपको हमेशा जीवन में अपनानी चाहिए कि कैसे सीधा बैठना है। सीधे बैठने से ही आपकी आधी से ज्यादा बीमारी भी ठीक हो जाती है, आपके पोस्चर ठीक हो जाते हैं, आपका मेंटल बैलेंस रहता है। क्यों? क्योंकि आपके जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, तो उसमें आपके कितने ग्रह हैं, आपके मतलब जो चक्रस हैं, शरीर में कितने चक्र होते हैं? 7। 7 चक्र क्या क्या होते हैं? मूलाधार, स्वादिष्ठान, और हमारे होते हैं मणिपुर, अनाहत, और विशुद्धि, और आज्ञा चक्र, और हमारा हो गया सहस्रार। टोटल 7 चक्र। इस सातों चक्र हम सामने से पॉइंट आउट करते हैं, बट सारे के सारे होते हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड में। अगर हम ऐसे बैठेंगे तो क्या हुआ? क्या हुआ? अगर मेरे को पानी पीना है, प्यास लगा है, तो मैं जाऊंगी बॉटल उठाऊंगी, लेकिन सिग्नल कौन देता है? ब्रेन। अगर मेरे ऊपर मच्छर बैठा, मुझे मारना है, सिग्नल कौन देता है? ब्रेन। भूख लगी, खाना खाना है, सिग्नल कौन देता है? ब्रेन। तो हम जो भी काम कर रहे हैं, सारे के सारे सिग्नल्स आ रहे हैं ब्रेन से। अगर सिग्नल, अगर मैसेज, अगर इंफॉर्मेशन सही तरीके से ब्रेन तक पहुंचे ही नहीं, तो आपका ब्रेन किस तरह से काम करेगा? आप कैसे अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर पाएंगे? आप कैसे कुछ अच्छा, कुछ नया कर पाएंगे? तो सीधा बैठेंगे, सीधा बैठेंगे, आपके चक्रास अलाइनमेंट में रहेंगे, आपकी स्पाइन इरेक्ट रहेगा, आपका खाना हजम होगा, आपका सारा कुछ इस तरह से होगा कि आप अपने आप को एक बेहतर इंसान बना पाएंगे। आप चाहे जितने भी फेमस एक्टर, फेमस पर्सनालिटीज को देख लीजिए, वो हमेशा सीधा रहते हैं। कभी भी किसी भी पर्सनालिटी को आप मार्क कर लीजिए, वो सीधा बैठते हैं, सीधा चलते हैं। तो आप जब भी आपको याद आए कि रिंकू बेन ने ये बात बोली थी, तो सिर्फ उतने ही देर के लिए, कम से कम 5 मिनट के लिए आप सीधा बैठिए और देखिए। रोज 5 मिनट मुझे याद कीजिए, और 5 मिनट आप देखिए कि आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। सिर्फ 5 मिनट आपको सीधा बैठना है, आप देखिए कितना चेंज होता है। धीरे धीरे समय को बढ़ाएंगे, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, सिर्फ सीधा बैठते ही आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आने लगेगा। तो सीधा बैठने का प्रयास करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए। आप कहीं पे भी ऐसे जाएंगे, आपकी इमेज बहुत खराब हो जाएगी। ऐसे ऐसे आपके कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है, ऐसे नहीं बैठना है आपको, ठीक है? स्ट्रेट, ठीक है। फिर आपको होना है क्या कि आपका ड्रेसिंग सेंस भी मैटर करता है। आप जैसे मैंने कहा कि शादी ब्याह में जाएंगे तो शादी वाले कपड़ों में जाएंगे, डेथ वाले घर पे जाएंगे तो वैसे ही सादे कपड़े, ये तो हम लोग जानते हैं। तो मैं नया क्या बोल रही हूँ? नया मैं इसलिए मैं ड्रेसिंग सेंस इसलिए मायने रखता है कि अगर आप किसी पार्टी में गए हैं और वहां पर आप कोई कैजुअल सा ड्रेस पहन के गए हैं, क्या होता है उससे? आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, आपका सारा ध्यान उसी पे चला जाता है कि यार यहाँ तो सब अच्छे ड्रेस पहन के आए हैं, मैं कैसा पहना हुआ हूं। तो ये जो चीज है ड्रेसिंग सेंस, आपका कॉन्फिडेंस में 100 गुना इंप्रूवमेंट, 100 गुना बढ़ोतरी लेके आती है। तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए क्या करना है? ड्रेसिंग सेंस पे ध्यान देना है। सिंपल पहनिए, सोबर कपड़े पहनिए, कोई बात नहीं। गॉर्जियस, जहां पर गॉर्जियस जरूरी है शादी ब्याह में, वहीं पे पहनिए। हर जगह गॉर्जियस पहनने की जरूरत नहीं है। गॉर्जियस आपको कब लगना है वो आप डिसाइड करेंगे। ये मैंने कहा है, जिंदगी चुनावों का परिणाम है, आपको चुनना है आप क्या चाहते हैं। तो इस हिसाब से अगर आप अपना चुनाव करेंगे, आपके चुनाव, आपके बेस्ट चॉइसेस ही आपके लाइफ बनाते हैं। तो हम लोग चुनावों पे ही अपना फोकस रखेंगे कि हमको क्या चुनना है,
कैसे रहना है, सिंपल कपड़े पहनने हैं, अगर इंटरव्यूज के लिए जा रहे हैं तो शर्ट इन रहने चाहिए, टाई ये वगैरह ये सब तो आपको पता है। लेकिन टाई अगर नहीं भी होती है तो भी फॉर्मल ड्रेस में जाते हैं, कोई बात नहीं। ड्रेसिंग सेंस अच्छी होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, अच्छे अच्छे सब सब कुछ नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा। अगर साफ सुथरे आप रहते हैं तो आपका मन भी साफ सुथरा रहता है। तो पर्सनालिटी के लिए इन चीजों को आप ध्यान रखेंगे, अपने आप पर्सनालिटी में डेवलपमेंट हो जाएगा। और अंदर से लेकिन इंसान ही बने रहना है, चाहे मास्क जितने भी बदल लें, ठीक है। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो पर्सनालिटी पे हो गई बातें कुछ। और अभी हम लोगों का जैसा बात था कि हम लोग को बताया गया था कि उसके बाद हमको बोलना है एग्जाम्स पे। तो ये टॉपिक जैसे मुझे पता है कि अभी एग्जाम्स तो पोस्टपोन हो रहे हैं हमारे यहाँ पर। 10th बोर्ड पोस्टपोन हो चुके हैं और 12th बोर्ड भी लगभग हो जाएंगे, अभी उस पे भी चल रहा है। तो एग्जाम्स पे तो, लेकिन ये कोई टेम्पररी इशू तो है नहीं, ये परमानेंट इशू है। हर साल आते हैं एग्जाम्स, हर साल बच्चे नर्वस होते हैं। और सिर्फ बोर्ड, ये पेरेंट्स लोगों की थोड़ी सी गलती है कि उनको हम लोग बोर्ड के लिए प्रिपेयर करते हैं। अरे हर साल जो बच्चा एग्जाम देता आया है उसके लिए बोर्ड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? आप इतना फोकस उस पर क्यों देते हैं कि 10th है रे, आपको तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा, आपको तो रूम में बंद होके रहना पड़ेगा, आपको तो ये करना पड़ेगा। प्लीज ऐसा मत कीजिए। हर साल एग्जाम के लिए उसी तरह प्रिपेयर कराइए जैसे कि वो बोर्ड हो। हर साल अगर उसी तरह से आप प्रिपेयर कराएंगे तो ऑटोमेटिक बोर्ड के टाइम पे उसको डर नहीं लगेगा, है कि नहीं? तो हर साल का एग्जाम जो है वो बोर्ड होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? या तो हर साल बोर्ड हो या तो कभी भी बोर्ड ना हो। एग्जाम से डरो ही मत। एग्जाम से डरना ही क्यों है? जीवन थोड़ी एग्जाम्स तय करते हैं। इंसान को क्या चाहिए? खाने के लिए रोटी और रहने के लिए घर। और आजकल ऐसा कोई भी नहीं है जो कमाता नहीं है। एक चाय वाला भी कमाता है, एक मुख्यमंत्री भी कमाता है। सब कुछ, सब हर कोई कमा रहा है आज अपने अपने स्तर पर। कमाना ही जिंदगी है नहीं है, ठीक है? तो कमाना ही जिंदगी नहीं है। सिर्फ पढ़ के हम लोग कोई अफसर बनेंगे या फिर ऐसे कमाएंगे, अपने बच्चों के ऊपर बोझ नहीं डालना है। हर उंगली समान नहीं होती है, उसको खींच तान के लंबा करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगे। हर बच्चे की अपनी कैपेसिटी होती है। हम मछली को अगर बोलेंगे कि पेड़ चढ़ जाए, कैसे चढ़ पाएगा वो? उसकी कैपेसिटी अलग है, उसको तैरना आता है, वो तैरेगा। बंदर तैर नहीं पाएगा, बंदर छलांगे मारेगा। तो हर एक इंसान की अलग अलग काबिलियत होती है। वो सारे काबिलियत उनके अलग अलग के कैरेक्टर बनाते हैं, अलग अलग नेचर बनाते हैं, उनका लाइफ को वो घड़ते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे एकदम से उनको ऐसे लोड प्रेशर देना, ये बहुत ही गलत बात है। तो एक स्टोरी मैं और इसमें बताना चाहूंगी, आप शायद जानते हैं, ये लाइव एग्जाम्पल है मिस्टर बिल्लौरे, प्रफुल्ल बिल्लौरे। अगर आप सुने हैं, मध्य प्रदेश का एक लड़का, उसको भी उसके माँ बाप ने बहुत प्रेशराइज किया था। चाय बना, मतलब वो जब वो 10th 12th पास हुआ, उसके बाद उसके पेरेंट्स ने उसको पूरा इतना फोकस किया, मतलब फोर्स किया कि तुम्हें एमबीए ही करना है, एमबीए ही करना है, कैसे भी करके तुम्हें एमबीए क्लियर करना है। तो वो क्या किया कि उसे तो फिर कैट वैट गेट सारा एंट्रेंस दिए, ठीक है। तो वो नहीं कर पाया, ध्यान लगा के दिन रात मेहनत करके वो 3 साल उसमें डेडिकेट किया, नहीं हुआ उससे। क्या करे अब, क्या मर जाए? नहीं। तो उसने हिम्मत नहीं हारी, वो बोला अब मेरे से ये सब होगा नहीं। तो वो निकल गया, घर पे बोला कि 10,000 रुपए दे दो, और 10,000 लिया, बोला कि मैं एमबीए करने जा रहा हूँ, कोई नया इंस्टीट्यूट में ट्राई करूंगा, और बोल के वो निकल गया। देश में इधर उधर भटका, किसकी वजह से? पेरेंट्स की वजह से। अगर पेरेंट्स उसको पहले ही सपोर्ट करते कि बेटा तेरे को जो करना है तो कर, तो कभी ये नौबत नहीं आती। तो पेरेंट्स को उसको झूठ बोलना पड़ा, फिर वो इधर उधर भटका। पूरे इंडिया में उसने 3-4 जगह घूमे, और उसके बाद में एक जगह फाइनली वो सेटल होना चाहा, जो है अहमदाबाद। अहमदाबाद में वो अपना वहां पर सेटल हुआ। शायद ये लोग वहां पर जानते हैं, फिर भी मैं ये स्टोरी को मेंशन करना चाहूंगी क्योंकि बच्चे लोग को ये बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है, आजकल का लाइफ स्टोरी है, तो इसको जानना जरूरी है।
तो ये वहां पर क्या किया कि वहां पर गया, तो अब रहना तो है, तो कैसे कमाए, कैसे क्या करे, तो उसने एक पार्ट टाइम जॉब ज्वाइन कर लिया मैकडोनल्ड्स में। मैकडोनल्ड्स में उसने स्टार्टिंग की अपनी काम स्वीपिंग से, झाड़ू मार के। कर क्या रहा था वो, कैट एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर, एमबीए पढ़ने वाला लड़का। और अब क्या कर रहा है, झाड़ू मार रहा है मैकडोनल्ड्स में, झाड़ू मार रहा है। फिर कभी धीरे धीरे उसका जूता उठाना और वेटर का काम करना और ये सारे काम वो करने लग गया। और उसके बाद धीरे धीरे फिर वो जाके उसको धीरे धीरे बर्गर बनाने का और ये सब का प्रमोशन हुआ उसका। फिर जब उसको आइडिया आया कि ये विदेश की एक कंपनी, जो मैकडोनल्ड्स विदेश की एक कंपनी, वो इंडिया में आके हमको बर्गर खिला के हमको लूट रही है, तो मैं क्यों ना इंडिया में ही इंडिया की चीज बेच के कुछ अच्छा करूं। तो उसके दिमाग में आया कि मैं कुछ अपना करूंगा, अपना ही करूंगा। तो वो एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहता था। तो अब एंटरप्रेन्योरशिप करेगा तो पैसे तो कहाँ से चाहिए, क्या करे। तो वो जैसे ही वहां उस दुकान से सामने निकला, तो उसको एक छोटे बर्तनों की दुकान दिखी। और वो पढ़ाई करता था, तो पढ़ाई के टाइम दौरान उसको निरंतर एग्जाम के दौरान उसको चाय की जरूरत पड़ती थी। वो चाय का लत उसको था कि चाय पीते ही उसकी नींद टूट जाती थी। तो वही चाय जो उसको जगा के रखता था, उसी चाय को उसने अपना धंधा बना लिया। तो उस चाय वाले से वो अभी चाय वाला हो गया और दुकान खोल के, एक छोटी सी दुकान खोल के चाय बेचने लगा। उसका नाम उसने दिया मिस्टर बिलोरे टी शॉप। फिर उसको उसको फिर चाय बेचने बेचते बेचते उसका इतना डिमांड बढ़ गया कि वहां से उन लोगों ने उसको हटा दिया। फिर वो कई जगह फिर ट्राई किया। फिर अब जाके इतनी जद्दोजहद के बाद उसने अपनी एक बड़ी सी स्टोर बना ली है। और अभी उसका नाम भी चारों ओर है, और वो है एमबीए चाय वाला। उसका नाम रखा गया है एमबीए चाय वाला। क्यों एमबीए, इसलिए नहीं क्योंकि वो मिस्टर मतलब एमबीए पढ़ने वाला था। एमबीए उसने उस हिसाब से अलग, मिस्टर बिलोरे और अहमदाबाद चाय वाला, ऐसा कुछ है उसका फुल फॉर्म। बट वो उसका चाय वाले का अभी इतना बढ़ गया है कि उसका पूरे इंडिया भर में उसके ब्रांचेस हैं। और अभी वो साल के 100 बच्चों को भी पढ़ा है, मतलब कितना आगे बढ़ रहा है। तो पेरेंट्स के लिए ये एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज, मतलब अभी उसके पेरेंट्स, वो जब गया होगा बच्चे माँ बाप को बोला होगा कि मैं चाय बेचूंगा, तो उसके माँ बाप का रिस्पॉन्स क्या हुआ होगा, हम तो एमबीए पढ़ाना चाहते हैं, ये चाय बेचना चाहता है कि नहीं। तो ये चीज को आपके मन से निकालना है कि मेरा बच्चा बड़ा होकर ये करेगा, ये उसके ऊपर माँ बाप की ये एक बहुत बुरी आदत होती है कि हम जो नहीं कर पाते हैं हम सोचते हैं कि हमारे बच्चों से करवा लें। लेकिन उनके अलग सपने होते हैं, उनके कुछ अलग सपने होते हैं, उनको कुछ अलग करना होता है, समय के साथ आगे आ जाता है। तो आप अपने सपने उनके ऊपर थोपने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। हाँ, अगर वो स्वेच्छा से वो चाहता है कि मैं अपने माँ बाप का सपना पूरा करूंगा, तो वो करने दीजिए उसको। लेकिन अब कभी भी अपने सपने उसके ऊपर थोपेंगे नहीं। तो ये चीज आप हमेशा याद रखेंगे, बच्चे लोग भी ये चीज याद रखेंगे कि पढ़े लिखे होने से अच्छा है पढ़ते लिखते रहना, है ना। आज मैं अभी इतना चीज करने के बावजूद, मैं भी एमबीए की हूँ, सब की हूँ, बट फिर भी मैं पढ़ रही हूँ। क्यों, मैंने योगा में 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिए, फिर भी मैं योग पढ़ रही हूँ। क्यों, क्योंकि आधी जानकारी हमेशा हानिकारक होती है। इसीलिए मुझे योग में पूरा ज्ञान चाहिए, इसीलिए मैं अभी एमए कर रही हूँ और आगे भी पढ़ना चाहूंगी। भगवान करे मेरी पढ़ाई चलती रहे। तो इसी तरह अगर पढ़े लिखे होने से अच्छा है पढ़ते लिखते रहना चाहिए, है ना। जीवन में हमेशा सीखते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ सीखते रहना। जो इंसान सोचेगा कि मैंने तो सब सीख लिया, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो अनपढ़ वो नहीं है जो पढ़ नहीं पाते हैं, अनपढ़ वो हैं जो सीखना ही नहीं चाहते हैं, जो सीखना ही नहीं चाहते हैं। और क्या है कि पढ़े रहने से अच्छा है कुछ तो पढ़ लेना। हाँ, पढ़े रहने से अच्छा है कुछ तो पढ़ लेना। ऐसे ही पढ़े रहेंगे तो आगे जाकर जोर से पड़ेगी किसकी, जिंदगी की। तो चलिए, एग्जाम्स के ऊपर सबसे पहला टॉपिक हम लोग एक पॉइंट लेंगे कि टाइम वर्सेस टास्क। बच्चों के लिए आप ये नोट कर सकते हैं, टाइम वर्सेस टास्क, मतलब टाइम को हम कितना इंपॉर्टेंट दे रहे हैं या टास्क को इंपॉर्टेंट दे रहे हैं।
मेरे ख्याल से अगर मेरे को कोई बोलेगा कि आप कैसे पढ़ते हैं, 4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, नहीं, मैं पढ़ती हूँ 1 ही घंटा, लेकिन मेरा टारगेट रहता है कि अगर मैं हाफ पोर्शन भी कंप्लीट कर रही हूँ तो मैं वो हाफ पोर्शन को अच्छे से, अगर वो हाफ पोर्शन में से मेरे को कोई 10 क्वेश्चन पूछे तो मैं 10 क्वेश्चन के जवाब दे सकूं, और मैं 4 घंटे पढ़ के पूरी किताब पढ़ लूं और मुझे एक भी क्वेश्चन ना आए, तो उसका क्या फायदा है। तो इसलिए टाइम वर्सेस टास्क, आप टास्क को हमेशा इंपॉर्टेंस दीजिए। टाइम आप कितना क्वांटिटी पढ़ रहे हैं उसके ऊपर, मतलब क्वांटिटी के ऊपर, टाइम का क्वांटिटी के ऊपर कभी भी ध्यान नहीं देंगे, हम क्वालिटी के ऊपर ध्यान देंगे। हम कैसी पढ़ाई कर रहे हैं, कि आपकी पढ़ाई की क्वालिटी क्या है, किस हिसाब से आप प्रिपेयर कर रहे हैं, ये चीज आपकी एफिशिएंसी बढ़ाती है। अब भले ही 2 घंटा पढ़ें, लेकिन पूरा अच्छे से उसको पूरे ही तरीके से प्रिपेयर करेंगे, ये आपको एग्जाम्स के टाइम पे कॉन्फिडेंस देगा कि चलो मैंने 4 चैप्टर पढ़े हैं तो 4 चैप्टर में से जो भी क्वेश्चंस आएंगे मैं लिख पाऊंगा, तो ये कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होता है। तो इसलिए जो भी पढ़ रहे हैं उसको पहले अच्छे से कंप्लीट कीजिए, पूरा कोर्स कवर करके और कुछ नहीं आ रहा होगा ऐसा मत कीजिए, ठीक है। तो इस चीज पे आप ध्यान देंगे। और फिर तो जब भी आप परीक्षा के टाइम पे डिप्रेशन में आ जाते हैं, तनाव से ग्रसित हो जाते हैं, एंजाइटी हो जाती, नींद नहीं आती है, तो आपको क्या करना चाहिए, तो आपको 3 चीजें सीखनी चाहिए। www www WCBI, क्या मतलब है उसका, व्हाट वेंट वेल, मतलब आज के दिन मैंने क्या किया, क्या अच्छा अच्छा किया, ठीक है। आज पूरे दिन मैंने क्या अच्छा अच्छा किया, इसको आप नोट करेंगे। आज क्या नहीं अच्छा किया, व्हाट वेंट रॉन्ग, आज मैंने क्या अच्छा नहीं किया, क्या अब मेरे से गलती हो गई, गलती होती है कोई बात नहीं, दूसरे दिन ठीक कर लेंगे, है ना। तो उसको भी ध्यान में रखेंगे कि आज मुझसे क्या क्या गलतियां हुई। और फिर तीसरी बात है व्हाट कुड बी इम्प्रूव्ड, अब आगे मैं उसको कैसे इंप्रूव करूं, जो मेरी गलतियां हो गई हैं कैसे इंप्रूव करूं। रोज रात को अगर आप इतना चीज सोचेंगे कि आज मैंने दिन भर में कितनी पढ़ाई की, उसमें से कितना छोड़ा, कितना छूट गया, क्या कल मैं कवर करूंगा, बस इतनी चीजें आप रोज रिवाइज करेंगे परीक्षा के दौरान, तो परीक्षा के दौरान क्या पूरे साल आपको ये तैयारी करनी है, यही चीजें करनी है। और एट लास्ट आपको क्या करना है, ग्रेटिट्यूड। क्यों, पूरे दुनिया में हर कोई आपका साथ छोड़ देगा सिवाय माँ बाप के, आपका और कोई दुनिया में साथ नहीं देगा, सब जब आपके साथ कोई नहीं खड़ा होगा सिर्फ माँ बाप खड़े रहेंगे। तो माँ बाप के लिए ग्रेटिट्यूड, उन्होंने आपके लिए जो किया आप कभी भी उनके लिए नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए हमेशा थैंकफुल रहना है। थैंकफुल कि आप इतना सुंदर आज का दिन देख पाए, थैंकफुल कि आप इतने दूर आ गए पढ़ते पढ़ते, थैंकफुल होना चाहिए कि आपको खाने का सारे सुख सुविधा मिल रही है, तो इस चीज के लिए आपको थैंकफुल होना है। एवरी डे ग्रेटिट्यूड होना ही जरूरी है। अगर सोने से पहले इतना आप कर लेते हैं तो देखिएगा कि आप बेहतर इंसान बन के निकलेंगे। आपके अंदर की ग्रेटिट्यूड की भावना जो है वो आपको एक ग्रेट पर्सनैलिटी बना के छोड़ेगी। तो ग्रेटिट्यूड नहीं होता है जिसको, तो उसको क्या बोलते हैं, इफ यू आर नॉट ग्रेटफुल, इफ यू आर नॉट ग्रेटफुल यू आर ए ग्रेट फूल, गेटिंग, इफ यू आर नॉट ग्रेटफुल यू आर ए ग्रेट फूल, मार्केट। तो ग्रेटफुल होना सीखिए। हर किसी से मैं बताऊंगी कि आप अगर आज जिंदा हैं, इस सिचुएशन में, इस माहौल में तनाव चल रहा है, कोई कहाँ मर रहा है, कोई कैसे मर रहा है, तो इस जो सिचुएशन में आप अगर जिंदा हैं और मुझे लाइव सुन रहे हैं, तो ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप जीवित हैं, है ना। तो हमेशा थैंकफुल रहेंगे, थैंकफुल रहेंगे और डिस्ट्रैक्शन से बचेंगे। जैसे डिस्ट्रैक्शन में क्या होता है, कैसे डिस्ट्रैक्शन होता है, तो इंसान पहले क्या सोचता था कि साउंड की गति सबसे तेज है ना, फिर उसके बाद पता चला कि लाइट की गति उससे भी तेज है, साउंड से भी ज्यादा गति, सबसे तेज लाइट पहुंच जाता है। फिर अब पता चल रहा है कि लाइट और साउंड सबसे फास्ट क्या चलता है, हमारा मन, हमारी माइंड की स्पीड उससे भी कहीं ज्यादा है। तो आपके माइंड को आपको कंट्रोल करना है, कैसे करेंगे, माइंड के ऊपर प्रैक्टिस कैसे करेंगे, माइंड लेवल पे काम कैसे करेंगे। तो माइंड के लेवल पे काम करने के लिए आपको क्या करना है,
माइंड को कैसे कंट्रोल करेंगे? अर्जुन से श्री कृष्ण कहते हैं, असंशयं महाबाहो मनः दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। तो अभ्यास, बार बार अभ्यास से ही ये चीज होता है। बार बार अभ्यास से ही आप मन को कंट्रोल कर पाते हैं। तो कैसे करेंगे? आपके अंदर वैराग्य की भावना कैसे लाएंगे? बचपन जो होता है, हम लोगों को बोला जाता था कि काक निद्रा स्वान निद्रा, काक स्नान बक ध्यान, है ना? काक स्नान, कौवे की तरह स्नान, जल्दी स्नान करके निकलना चाहिए। बाथरूम में एक एक घंटा अगर बच्चे स्पेंड कर रहे हैं तो क्या होगा? तो वो पढ़ाई पे कैसे ध्यान देंगे? तो काक स्नान बक ध्यान, बगुला अपने शिकार पे कैसे ध्यान देता है? मछली को कैसे झपटता है अपने चोंच से, तुरंत झपट लेता है। बहती हुई नदी में मछली को वो तुरंत झपट लेता है। तो बक ध्यान और स्वान निद्रा, कुत्ता कितना भी गहरा नींद से सोया होता है, उसके पास से अगर गुजरते हैं तो उसको पता चल जाता है कि वो कोई तो गुजरा है, फिर वो उठ के भौंकने लगता है या फिर रेस्पॉन्ड करता है अगर आप उसके मालिक हैं। तो काक स्नान बक ध्यान स्वान निद्रा तथैव च, ये हमारे वैराग्य जीवन का मूल मंत्र है, जिसको हर किसी को ध्यान में रखना चाहिए। तो इस चीजों को बच्चे लोग को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि कैसे हम लोग अपना जीवन को आगे सुधार सकते हैं। और बच्चे आजकल डिस्ट्रैक्ट बहुत हो रहे हैं। डिस्ट्रैक्शन किससे? सोशल साइट से, सोशल मीडिया से, फेसबुक, इंस्टाग्राम, और आजकल तो नए नए रील और टिकटॉक्स और सब कुछ चल रहा है। तो ये डिस्ट्रैक्शंस के माध्यम है। सोशल मीडिया का कभी भी ये मोटो नहीं है कि आप पढ़ें बैठ के, आप अपने काम पे फोकस करें। उसका काम ही है कि आपको डिस्ट्रैक्ट करना, कि कैसे आप उसको देखें, कि कैसे आप उसको यूज करें, उसका काम ही ये चीज है। तो सोशल मीडिया इज ओनली टू डिस्ट्रैक्ट यू। तो आपको क्या करना है? तो ऐसा तो होगा नहीं, आजकल के जमाने में सोशल मीडिया को तो आपको यूज करना ही है। तो क्या करें? सोशल मीडिया को अपने काम पे लगाएं। अभी एक फेसबुक का सर्वे चल रहा था, तो ये जो सर्वे चल रहा था अभी फिलहाल मैं बताती हूँ ये अपनी एक्सपीरियंस से, कि फेसबुक लोग कितने तरीके से यूज कर रहे हैं। लेकिन अभी एक सर्वे में उसने ये सर्वे किया है कि उसको कैसे लोग फेसबुक को यूज कर रहे हैं अपने काम को बढ़ाने के लिए। कोई सिलाई का प्रचार कर रहा है, कोई डांस का प्रचार कर रहा है, कोई। तो ये चीज फेसबुक ने नोटिस किया कि अरे वाह, मेरे सोशल साइट से लोग फेमस हो रहे हैं, तो वो उन लोगों को प्रमोट करने का अभी प्रयास कर रहा है। तो ये जो सर्वे चल रहा है फेसबुक के तरफ से, ये मेरे पास भी आया था। तो उन्होंने मेरे को फोन किया और पूछा कि आप इतना आगे कैसे बढ़े। तो मैंने भी बताया कि मैं सोशल मीडिया के थ्रू से ही आगे बढ़ी। तो सोशल मीडिया के थ्रू से ही मुझे लोग जाने, और आज जो आप लोग यहाँ मुझे सुन रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू से ही लोग मुझे जान पाए हैं। तो इसलिए तो सोशल मीडिया इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप उसको किस तरह यूज करते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। आप किस तरह उसको काम पे लेके आते हैं। तो सोशल मीडिया को डिस्ट्रैक्शन के लिए नहीं, अपने महत्व के लिए यूज कीजिए। ठीक है? तो सोशल जो मीडिया है वो हमेशा आपको डिस्ट्रैक्ट करती रहेगी। तो क्या करना है? तो हम लोग को क्या करना है? सोशल मीडिया से जो हम लोग को फेवरेबल चीज है, जो हमारे काम की चीज है, उसको एक्सेप्ट करना है और बाकी सबको भूल जाना है। तो आपको एक रूटीन बना लेना है कि मेरे को आज आधे घंटे ही सोशल मीडिया यूज करना है, तो आधे घंटे ही करना है आपको। उससे बढ़कर फिर आपको एक रूल बनाना है। उससे बढ़कर अगर आप देख रहे हैं कि चलो यार और 5 मिनट और 5 मिनट, तो ये चीज आपका लाइफ बिगाड़ सकता है। आप एक टाइम फिक्स कर लीजिए। ठीक है? तो आप अगर 15 मिनट देख रहे हैं, आधा घंटा देख रहे हैं, तो उसको फिक्स कर लीजिए। क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया में जाएंगे, फिर आप टीवी के सीरियल्स देखेंगे, फिर आप वेब सीरीज देखेंगे, इसी में तो दिन चला जाएगा। फिर आप पढ़ेंगे क्या? तो पढ़ाई पे ध्यान देने के लिए आप किसी भी एक चीज को चुनिए और उसको सिर्फ दिन में 15 मिनट या आधा घंटा दीजिए। क्योंकि आपका गोल स्टेटमेंट जरूरी है। आपका गोल स्टेटमेंट, अगर आपका मतलब जो लाइफ का गोल है वो इंपॉर्टेंट होना चाहिए। आप क्या चीज चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, क्या से क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कुछ बनना है तो वो क्यों बनना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो क्यों में ज्यादा शिद्दत है ना, तो आपको क्या मिल जाएगा। तो इसलिए आप जो भी चाहते हैं तो उस पर आप फोकस कीजिए। कपिल देव, सुबह उनकी टीम कहती थी कि हम 4 बजे उठेंगे, इतना सुबह हम कैसे प्रैक्टिस करेंगे। तो कपिल देव क्या कहते थे? 4 बजे उठना नहीं है, 4 बजे मुझे फील्ड पे मिलो, 4 बजे हमको खेलना है, 4 बजे हमको उठना नहीं है। तो ये चीज थी उनकी डेडिकेशन। इसी डेडिकेशन की वजह से वो आज
क्रिकेट के गॉड माने जाते हैं। तो ये डेडिकेशन होनी चाहिए बच्चों में। तो ठीक है, तो सोशल मीडिया के लिए टाइम सेट करना है और आपको अपने गोल स्टेटमेंट में काम करना है। और सबसे पहला है वो आपके सपनों को याद रखना है। अपने सपने क्या है, वो आपके अपने सपने हैं, आपके सपने और कोई नहीं ले सकता। आप चाहेंगे कि मेरी माँ मेरे लिए सपना देखे या मेरे पापा मेरे लिए सपने देखें कि मैं ये बन जाऊं वो बन जाऊं, तो आप नहीं बन पाएंगे। आपको सपना अपना चुनना है, और आपको क्यों चुनना है, क्यों बनना है, उसको हमेशा याद रखना है। योर ड्रीम्स आपका एक मेंटल मैप होना चाहिए। कैसे हमको यहाँ से, अगर घर से हमको जाना है हॉस्पिटल तक, या फिर हमको जाना है सब्जी वाले के दुकान तक, या फिर हमको कहीं पे मार्केट कॉम्प्लेक्स किसी मॉल पे जाना है, तो हमको मैप याद रहता है कि हमको गाड़ी निकालनी है, इधर से ऐसे जाना है, उधर से वैसे जाना है, हम मॉल पहुंच जाएंगे। तो यही मैप जो है आपको अपने माइंड पे बना के रखना है कि आपको किस पॉइंट से स्टार्ट करना है, कैसे क्या करना है, ये मैप होना चाहिए। चाहे आप ना कर सके, मैप थोड़ा इधर उधर से गली इधर उधर से बदल सकती है, लेकिन मंजिल आपकी नहीं बदलनी चाहिए, वैसे ही आप चलते रहना है। तो आपको ड्रीम, जब भी तकलीफ हो, जब भी तकलीफ आए, या फिर जब भी कोई नीचा गिराए, तो आपके ड्रीम को याद दिखो। जब भी कोई आपको तंग कर जाए, तब आप अपने ड्रीम को याद रखो। जब कोई बार बार फेलियर आपको डराए, तो भी आप अपने ड्रीम को याद रखो। ठीक है, तो आपको ड्रीम को याद रखना है, और उसके मतलब आपके ड्रीम अपने जो गोल किया है उसके ऊपर शिद्दत से काम करना है। तो कैसे करना है, पहले तो आपको सोचना है कि क्या करेंगे, क्या होनी चाहिए आपकी ड्रीम लाइफ का एम, क्या होना चाहिए, उसके एक पिक्चराइजेशन करेंगे माइंड में ही। कैसे एप्पल को देखते ही एप्पल का विचार आपके मन में आ जाता है, वो रेड रेड कलर का होता है, ऐसे शेप का होता है, कैसे आपका पिक्चर आ जाता है। ठीक उसी तरह अगर आप डॉक्टर बने होते हैं, तो आपको इमेजिन करना है आप एप्रॉन के साथ, स्टेथोस्कोप के साथ आप कैसे लग रहे हैं। ब्यूटिफुली इमेजिन योर सेल्फ, विजुअलाइज योर सेल्फ कि आप कैसे, आप डॉक्टर में कैसे लगेंगे, कैसे होगा। तो ये चीज आपको विजुअलाइज करना है, और उसके बाद आपको अपने मन में उसको सबकॉन्शियस माइंड में उसको फिट करके रखना है। उसके बाद उसको फॉर्म देना है धीरे धीरे। फॉर्म कैसे देंगे, धीरे धीरे उसके ऊपर छोटे छोटे स्टेप्स लेके आगे बढ़ेंगे, छोटे छोटे स्टेप्स लेके आगे बढ़ेंगे, और बिलीव रखेंगे, विश्वास रखेंगे कि आपका ये काम जरूर होगा। विश्वास के साथ ही जीवन बनता है, विश्वास के साथ ही सब कुछ होता है। अगर आप हार जाएंगे, अगर आप ही अपने सपनों से हार जाएंगे कि ये तो मेरे से होगा नहीं, तो सोचिए कि दुनिया में कोई भी चीज आपसे नहीं करवा सकता। तो चाणक्य क्या कहा करते थे, चाणक्य कहा करते थे कि पृथ्वी बेच दो, ये ब्रह्मांड बेच दो, लेकिन अभी का ये जो पल है, ये आप नहीं खरीद सकते। खरीद सकते हैं क्या, नहीं खरीद सकते। अभी ये जो पल में है, आप बैठे हैं जो मुझे सुन रहे हैं, या फिर कहीं पे भी जो कुछ इंपॉर्टेंट काम आप कर रहे हैं, कभी आप चाह के भी ये पल आप नहीं नहीं मिल सकता, आपको नहीं खरीद पाएंगे इसे। तो दिस नाउ ऑफ टुडे इज इंपॉर्टेंट, नाउ ऑफ टुडे इज इंपॉर्टेंट। तो आप ये नाव की तरफ ध्यान दीजिए। नहीं, नाव के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो आपकी जिंदगी की नाव डगमगा जाएगी, है ना। तो नाउ ऑफ टुडे इज इंपॉर्टेंट, फोकस ऑफ हियर, मतलब अभी हमको क्या करना है, फ्यूचर के बारे में विजुअलाइज करना है, और प्रेजेंट में हमको अभी उस स्टेप के ऊपर काम करना है जो हमें फ्यूचर तक ले जाए। ठीक है, तो बच्चे को बस इतना ही। उसके बाद आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए। क्लैरिटी मतलब क्या, क्यों करना है, कैसे करना है, ये क्लैरिटी आपको पावर देती है। आप एवरी डे अगर हम सोचेंगे कि हमको ये करना है, क्यों करना है, मैंने जैसे आपको बताया क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसमें काम करेंगे तो आपको ये पावर देती है, एवरी डे आपको इंस्पायर करती है। आपको जैसे अगर आपको बहुत सारा पैसा कमाना है, तो पैसा कमाना है, एवरी डे टेल योर सेल्फ कि मेरे को कमाना है, मेरे को बिलियनियर बनना है। तो ये चीज आपको, अगर फेमस होना है तो बनना है। ठीक है, कौन क्या कहता है इसके बारे में नहीं सोचेंगे, आपको क्या करना है, क्यों करना है, उसके बारे में फोकस करेंगे, और आप जरूर कर पाएंगे। वो क्लैरिटी होना चाहिए दिमाग में। तो जिंदगी में सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं, जिंदगी में सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं, परंतु सब कुछ जो हम दिल से चाहते हैं उसे पूरा कर सकते हैं। तो यही कहना चाहूंगी कि आपकी चाहत में अगर दम है तो दुनिया आपसे कम है, आपकी चाहत में अगर दम है तो दुनिया आपसे कम है। तो एग्जाम के ऊपर हो गए, अभी मेरे को लगता है कि बहुत समय हो चुका है, कितना हो गया, 1.25 घंटा हो गया शायद। तो आखिरी में अभी
किसी के कुछ जवाब हैं तो प्लीज मुझे बता सकते हैं सवाल। ठीक है। मेरे यहाँ पर को पार्टनर बैठे हैं मेरे देवरानी जी, तो वो मुझे हेल्प कर रही हैं। किसी का कुछ कमेंट्स में कोई सवाल आए तो प्लीज मुझे बताइएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे से यहाँ से हो नहीं रहा है। तो हम अभी दो टॉपिक्स और बच गए हैं, मैं कोशिश करूंगी अगर हो पाएगा तो ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि मैं क्वालिटी के ऊपर ज्यादा ध्यान देती हूँ, मैं क्वांटिटी के ऊपर ध्यान नहीं देती हूँ। अगर 5 पॉइंट है तो मैं सोच नहीं रही हूँ कि पांचों पॉइंट कवर करने हैं, बट हो जाते हैं तो अच्छी बात है। अगर नहीं हो पाते तो 4 पॉइंट में आपको सेटिस्फेक्शन करना होगा, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। देखेंगे फिर अगली बार अगर आपको मौका मिले तो हम फिर से आएंगे, आपके सामने उपस्थित रहेंगे और आपके और भी एक दो टॉपिक्स को आपके सामने लेके आएंगे। तो हम लोग अभी जाएंगे, हम लोग दूसरा हम लोग का है टॉपिक है फिटनेस। तो जैसे मैंने कहा था, व्हाई एंड हाउ टू स्टे फिट। हाँ, यहाँ पर एक सवाल आया नीलेश सोलंकी जी का कि बच्चों को स्टेज फियर के बारे में कैसे बताएं। नीता राठौड़ जी, ग्रेट, वेरी इंप्रेसिव, थैंक यू सो मच। तो नीलेश जी, मैं बस यही कहना चाहूंगी कि बच्चों को स्टेज फियर से कैसे बचाएंगे, इससे आपको अभी से प्रैक्टिस कराना होगा। आजकल के बच्चे बहुत फॉरवर्ड होते हैं, किसी को डर नहीं लगता है, उल्टा माँ बाप को डर लगता है। बच्चे लोग तो ऑलरेडी फॉरवर्ड होते हैं, बट स्टिल अगर आपके बच्चे इंट्रोवर्ट्स हैं, अगर आपको मतलब वो उनको स्टेज में डर लगता है, तो उनको प्रैक्टिस करा दीजिए। आजकल ये बहुत कुछ चल रहा है ना, रील्स वगैरह। कोई भी आप देखिए, मैंने कहा ना, सोशल मीडिया को यूज कीजिए। सोशल मीडिया इज अ वेरी बेस्ट स्टेज फॉर एवरीवन, उसको यूज कीजिए ना। एक टॉपिक दीजिए, जैसे हम लोग बच्चों का ऐसे करते हैं, माई काउ, कैट, कैमल, जो भी है, माई विलेज, माई स्कूल, माई पेरेंट्स, ठीक है। उनको बोलिए 5 लाइन बोलने के लिए, एवरी डे रिकॉर्ड 5 लाइन और उसको डाल दीजिए मीडिया पे, ठीक है। क्या होगा, लोगों की तो बिल्कुल सोचिए मत कौन क्या बोल रहा है, ठीक है। आपके बच्चे का इंप्रूवमेंट हो रहा है, ये तो 100% है। अभी तो सबसे स्मार्ट तरीका यही है कि आप सोशल मीडिया पे उनको एवरी डे बोलिए कि आप अपना रिकॉर्ड करो, आप अपना रिकॉर्ड करो, और फिर आप उधर बैठ जाओ, फैमिली वाले उनके सामने सुनाओ, उनको बोलो उनके सामने सुनाए। एक बार वो मोबाइल के सामने अकेले सुनाएंगे ना, तो उनके वो अंदर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। हम लोग सोचते हैं कि ना हम लोग सिर्फ ऑडियंस के सामने सुनाएंगे, तो ऑडियंस के सामने वो कैसे आएंगे जब तक वो खुद बोलना ही नहीं सीखेंगे। उनको मिरर के सामने, उनको अपने आप सेल्फी मोड पे खुद को देख के तो बोलने दीजिए। तो खुद को देख के अगर वो बोल लेते हैं 4-5 लाइन भी, तो उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। तो एवरी डे अगर वो 3-4 दिन ऐसे कंटिन्यूअसली करते हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस देखिए लेवल पूरा हाई हो जाता है। वो डांस करने से पहले अगर आपसे नहीं पूछते हैं, सिंगिंग करने से पहले अगर आपसे नहीं पूछते हैं, तो अगर वो लोग कुछ स्टेज में कुछ प्रोग्राम देना चाहते हैं, तो भी आपसे नहीं पूछना पड़ेगा। वो इतने लेवल, इतने कॉन्फिडेंस लेवल उनका हाई हो जाएगा। तो आप इस लेवल पे आप इस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। आप और सारे पेरेंट्स, बहुत अच्छे सवाल किए, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस पे आप ध्यान देंगे जरूर से कि बच्चे लोगों को, जैसे आप उनको सोशल मीडिया यूज नहीं करने देना है, आपको ही यूज करना है। कभी भी बिलो 18 आई वुड सजेस्ट कि कोई भी पेरेंट अपने बच्चों को सोशल मीडिया यूज करने ना दिया जाए। आज का बहुत ही खराब यही असर चल रहा है बच्चों के ऊपर कि वो सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों का फेसबुक अकाउंट है, छोटे छोटे बच्चे इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं। प्लीज ये सब मत कीजिए, क्योंकि अभी अभी जो दौर चल रहा है, कब कौन सी वीडियो आपके सामने आती है पता ही नहीं चलता। मन में विचार कैसे खराब आ रहे हैं, अगर विचार ही खराब हो जाएंगे तो बच्चा आगे बढ़ेगा ही नहीं, उसके तो सारी लाइफ खराब हो जाएगी, है ना। उसको मोबाइल यूज करने दीजिए, वो ऑनलाइन क्लासेस कर रहा है, उसको बताइए यूट्यूब में, उसको बताइए क्या क्या वीडियोस देखने चाहिए। ये पेरेंटिंग के ऊपर मैं थोड़ा ज्यादा चली गई, तो बट ये चीज आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, थोड़ी जरूरी बातें हैं। तो पेरेंट्स को ये चीज ध्यान देना चाहिए कि बच्चे आपके कौन से वीडियो देख रहे हैं, कौन से नहीं देख रहे हैं, और उनको क्या सीखना चाहिए। अब चैप्टर्स के लिए हम लोग ट्यूशन मास्टर रखते हैं, तो उनको बोलिए, आजकल सब अवेलेबल है, अन अकेडमी और कितने सारे मतलब हमारे साइट्स आ गए हैं, यूट्यूब में वेबसाइट्स आ गए हैं जो आपको
फ्री ऑफ कॉस्ट सारे चैप्टर एक्सप्लेन कर रहे हैं, उनके क्वेश्चन आंसर बता रहे हैं, आपको ट्यूशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना अच्छा चल रहा है सब कुछ। तो आप मैं जैसे ये चीज हमेशा कहूंगी कि सोशल मीडिया को काम में लगाइए, सोशल मीडिया को टाइम पास के लिए मत लीजिए। टाइम पास के लिए लेंगे तो कुछ नहीं हो सकता फिर है ना। तो हम्म, तो और एक तो क्वेश्चन आया है तृप्ति वाढेर जी का, मेरी बेटी का मन मन में क्या है नहीं बोलती है कितना भी पूछे। हाँ, ऐसे होते हैं बहुत बच्चे, वो क्या होते हैं। हाँ, तो ऐसे बच्चे हैं ना, तो वो कुछ इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं, मतलब वो नहीं बोल पाते हैं। लेकिन अगर आप उनकी एज क्या होगी, अगर वो टीनेज हैं, तो टीनेज में ये क्वालिटीज आने जरूरी है। ये हो जाते हैं सारे बच्चों में, 12 से लेके 20 तक जितने भी बच्चे हैं ना, तो उनका ये क्वालिटी अपने आप डेवलप हो जाता है। वो टीन हो जाते हैं ना, तो उनके अंदर में ये मैच्योरिटी लेवल। हाँ, तो ये टीन एज में ना बच्चे अपने आप साइलेंट हो जाते हैं, क्योंकि वो चूज करते हैं कि मुझे क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए। वो लोग हमेशा इसको चूज करते रहते हैं अपने मन में। अगर आप बचपन से उनको ऐसे ट्रेन किए हैं, ऐसे अगर आप उनको पेरेंटिंग अच्छा, मतलब पेरेंटिंग नहीं, मैं कहना चाहूंगी कि आप अगर उनसे फ्रेंडली हैं, बहुत अच्छा उनसे घुल मिल गए हैं, तो वो आपको हर बात बता देगी। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें होंगी जो फिर भी वो नहीं बताएगी, क्योंकि ये एज ही ऐसी है। 12 से लेके 13 से लेके आपके 19 तक जो एज है ना, टीन एज, ये एज में वो कभी बच्चे हर बात आपको नहीं बताएंगे, लेकिन उनके रिस्पेक्ट कीजिए। ये वो चाहते हैं कि वो चीज वो उनको पर्सनली, मतलब थोड़ा सा पर्सनल रखना चाहते हैं, तो उनके पर्सनल डिसीजंस को आप थोड़ा ना रेस्पेक्ट दिया कीजिए। रेस्पेक्ट देंगे तो क्या होगा कि वो बोलेंगे कि हाँ, नहीं, अगर हम लोग जानबूझकर फोर्सफुली किसी चीज से बात हासिल करवाना चाहेंगे, तो दे विल, मतलब ऐसा सोचेंगे कि वो हमारे ऊपर जबरदस्ती रूल करना चाहते हैं, हमको जासूसी कर रहे हैं, हमसे जबरदस्ती के ये सब सवाल कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल उसे फील नहीं होना चाहिए। हम पेरेंट्स हैं, अगर वो कुछ नहीं बताना चाहती है, ये उसका पर्सनल, थोड़ा अभी वो लोगों में मैच्योरिटी आ गया है, तो थोड़ा पर्सनल थिंग है, लेकिन प्यार से पुचकार के पूछेंगे। कोई प्रॉब्लम है तो वो जरूर शेयर करेगी, कोई प्रॉब्लम है, कोई दुविधा है, तो उसको हमेशा बोलिए कि प्रॉब्लम्स होगा तो शेयर करें। और बाकी का जो चीज शेयर नहीं करना चाहती है, इट्स ओके, क्योंकि वो 19-20 के बाद में वो अपने आप से शेयर करने लग जाएगी। एंड बी फ्रेंडली विद them, बी फ्रेंडली उनके साथ, थोड़ा सा दोस्ती वाला रिश्ता जो है। अभी बोलते हैं ना, जब बाप की चप्पल बेटे के पाँव में आने लगे, बाप के शर्ट बेटे तक होने लगे, तो हमें दोस्ती निभा लेनी चाहिए। लेकिन वो जमाना चला गया। अब जो बच्चे हैं, अब चप्पल आए या ना आए, बच्चे समझदार हो गए हैं, तो अब आपको उनके साथ दोस्ती पहले ही करनी पड़ेगी। ठीक है, 10 साल तक आप उसको ताड़न साधन जो भी कर सकते हैं, लेकिन 10 के बाद आपको उसके साथ दोस्ती ही करनी पड़ेगी, किसी भी हाल में आप उसके ऊपर शासन नहीं कर सकते। तो ये जो क्रिटिकल पीरियड है, 13 से लेके 19 तक का, उनका बुद्धि का विकास हो रहा है। आप उसको जैसे मार्ग में लेके जाएंगे, वो बच्चा उसी मार्ग में जाएगा। ये कच्ची मिट्टी वाला दौर है, 13 से लेके 19 तक। याद रखिए, टीनेजर का जो पीरियड है, ये जो चीज है, ये उनका कच्ची मिट्टी का दौर है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ये यही दिशा दिखाती है पूरा। मतलब आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैं 18 साल की उम्र में शादी करके आई हूँ। तो उस वक्त अगर मेरी में इतनी बुद्धि होती कि अगर ये मतलब कम एज है या ये है, सोचिए कि आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग, मेरे को कुछ भी नहीं पता था। तो ये चीज है कि अगर मुझे सब कुछ ज्ञान होता तो मैं ऐसी बचपना नहीं करती, मैं आराम से अपना एज पढ़ाई वढ़ाई कंप्लीट करके सब कुछ। तो ये चीज है। तो अभी ये जो लिमिटेड पीरियड है ना, तो इसको आपको बहुत ध्यान से उनको केयर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पेरेंटिंग के ऊपर ज्यादा चले गए, तो आप अभी धीरे से लास्ट में आएंगे क्वेश्चन। अभी हम लोग जल्दी से कवर अप करने की कोशिश करते हैं।
तो फिटनेस के ऊपर मैं क्या कहूँ कि फिटनेस तो सबको ही जरूरी है, बच्चे से लेके जवान से लेके औरतों से लेके बूढ़ों से लेके सब सबके लिए फिटनेस जरूरी है। और हाल अभी जो माहौल है कोरोना का, कोविड का, तो इसमें तो लोग जैसे आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, वेंटिलेटर्स की कमी हो रही है, आईसीयू की कमी हो रही है यहाँ पर। तो आपको क्या बचा सकता है? आपको ऐसे सिचुएशन में बचा सकता है केवल और केवल आप और आपकी इम्यून सिस्टम। और आपकी इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगी? आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी कैसे? आप अगर फिट हैं, दिन में 1 घंटा अगर आप अपने शरीर को दे रहे हैं, कुछ फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, कुछ कुछ तो फिजिकल कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, कुछ भी कीजिए, आप कुछ भी करिए, लेकिन 1 घंटा अपने शरीर को दीजिए। आपका शरीर अगर आपके साथ है ना, तो आपकी पूरी दुनिया में आप कुछ भी कर सकते हैं। वेल्थ इज हेल्थ, है कि नहीं? आपका हेल्थ ही आपका वेल्थ है। तो आपके हेल्थ को ही आपको ठीक से रखना है। करोड़ों पैसा, करोड़ों बैंक मनी भी आज एक पेशेंट को क्रिटिकल सिचुएशन में नहीं बचा सकती है। तो आपका हेल्थ को आपको ध्यान में रखना है, कैसे भी करके आपको फिट रहना है। तो उसके लिए योग को मैं ज्यादा महत्व दूंगी। एज आई एम ए योग ट्रेनर, तो मैं योगा पे ज्यादा महत्व दूंगी कि योग करना जरूरी है। क्यों योग ही करेंगे? क्योंकि योग, आप फिजिकली आप रनिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, या फिर कुछ भी कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि आप सिर्फ फिजिकली फिट हो रहे हैं, है ना? फिजिकली फिट होना ही काफी नहीं होता है। इस दौरान जो अभी जैसे भी सिचुएशंस चल रहे हैं, बच्चे लोग भी डिप्रेस हो रहे हैं घर के अंदर। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी डिप्रेस हो रहे हैं, घर के अंदर कितना रहेंगे? 2 साल से घर के अंदर ही हैं वो, अपार्टमेंट्स में रह रहे के, ना ग्राउंड मिल रहा है, ना खेल रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, ना घूमने जा पा रहे हैं। बच्चे लोग भी डिप्रेस हो रहे हैं। तो ऐसी माहौल में क्या चाहिए? हमारी मेंटल सिचुएशन भी अच्छी रहनी चाहिए। तो उसके लिए ओनली फिजिकल फिटनेस काम नहीं आएगा। फिजिकल फिटनेस प्लस मेंटल फिटनेस, होल बॉडी फिटनेस इज नेसेसरी। तो उसके लिए आपको योग करना जरूरी है। और योग के लिए और आपका इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको प्राणायाम करना पड़ेगा। प्राणायाम क्या है? प्राणायाम मतलब आपका जो ब्रीदिंग प्रोसेस है। जैसे आप दिन भर 24 घंटे सांस लेते हैं कि नहीं? 24 घंटा में आपको 1 मिनट भी ऐसे नहीं लगता है कि आपको ऑक्सीजन की कमी हो रही है, नहीं लगता है। लेकिन जैसे ही आपको ये बीमारी में जब ऑक्सीजन की कमी होती है ना, तो आपको सांस की कीमत पता चलती है कि कैसे एक एक सांस मूल्यवान है। तो इस सांस के लिए आपको क्या करना है? कॉन्शियस होके, अभी हम लोग अनअवेयर होके सांस ले रहे हैं, 24 घंटे हम अनअवेयर होके सांस ले रहे हैं, बिना ध्यान दिए। सांस तो अपना काम कर रही है, प्रकृति की यही नियम है, वो अपना काम करते रहती है। लेकिन हम इंसान, हम अपना काम आलस होके, सूर्य अपने समय से उठता है, लेकिन हम आधा घंटा लेट से उठ सकते हैं कभी, कि मतलब हवाएं अपने तरह से चल रही हैं, दिन अपने तरह से हो रहा है, रात अपने तरह से हो रही है, लेकिन हम लोग अपना समय परिवर्तित कर लेते हैं। तो थोड़ा सा रूटीन लाइए लाइफ में, थोड़ा सा आप लाइफ को सेट कीजिए, कैसे क्या करना है, रूटीन लाइए, बच्चों को भी सिखाइए। योग और प्राणायाम से यही हमको मतलब फायदा होगा। अभी आपका भस्त्रिका और अनुलोम विलोम, ये सब कपालभाति, ये सब प्राणायाम आपको अभी आपको इतनी जरूरी है, आपके इम्यूनिटी सिस्टम को इतना बढ़ा देंगी। देखिए, अगर आप सिर्फ कॉन्शियस हो के 10 बार डीप ब्रीद इन, डीप ब्रीद आउट करेंगे ना, तो आपको देखेंगे कि आपको इतना शांति का अनुभव होगा, सिर्फ सांस लेने से और छोड़ने से। क्यों? क्योंकि आप वो कॉन्शियसली कर रहे हैं, जानबूझ के सांस ले रहे हैं, जानबूझ के छोड़ रहे हैं। तो आपको पता चल रहा है कि सांस कहाँ तक पहुंच रही है, कैसे पहुंच रही है, कैसे निकल रही है। अवेयर होके हम कुछ भी चीज करते हैं ना, तो वो परफेक्ट होता है। तो अवेयर होके कॉन्शियसली हम कुछ चीज कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो हमारी जिंदगी, हमारी आयु को बढ़ा देती है। तो आप अगर कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ कॉन्शियस ब्रीदिंग करेंगे, 5 मिनट सिर्फ कॉन्शियसली ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, इतना भी करेंगे ना, तो भी आपके लाइफ में बहुत चेंजेस आ जाएंगे। आपका ऑक्सीजन लेवल कंट्रोल हो जाएगा, आपका लंग्स प्रॉपर तरीके से काम करने लगेगा। बेटर है अगर आप प्राणायाम रोज कर पाएंगे। तो हेल्थ को इतना आप जरूर ध्यान दीजिए, हेल्थ को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए। और खासकर लेडीज बचा खुचा खाना खा लेती हैं, कौन क्या छोड़ा कौन क्या नहीं, वो सारा लास्ट को खा लेती है। तो ये सब चीजें आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि आपके लिए न्यूट्रिएंट सबसे ज्यादा जरूरी है। आपके ऊपर पूरा परिवार टिका हुआ है, अगर आप 2 दिन बीमार पड़ जाएंगे, पूरे परिवार को कौन देखेगा, है ना? तो आप अपनी सेहत की
ख्याल रखिए। अगर आप कुछ कर लेंगे 2 दिन 3 दिन, तो घर के लोग बोलने लग जाएंगे, अरे देखो उसको बड़ा ये कर रही है, वो कर रही है। आप दुनिया के बातों में कभी भी ध्यान नहीं देंगे ना। मैं पहले से बता रही हूँ कि ऐसे बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। आप अगर अपने ख्याल रख सकते हैं तो आप पूरे परिवार को संभाल सकते हैं। आपके अंदर इतनी शक्ति है। औरतों में असीम शक्ति होती है, धरती माता होती है वो, तो उनके अंदर असीम शक्ति, सहन शक्ति होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमको सिर्फ सहते रहना है, सहना नहीं है। कष्ट हो रही है, घुटने दर्द हो रहे हैं, कैल्शियम की कमी हो रही है, आयरन की कमी हो रही है, एनीमिया हो रहा है, हम सह रहे हैं नहीं। हमको सहना नहीं, हमको स्ट्रांग होना है ताकि हम दूसरों को संभाल सके। ठीक है, तो औरतों को जरूरी है योग और हेल्थ के बारे में, अपने हेल्थ के बारे में जरूर से ध्यान दें। और पूरे परिवार को आपको ही संभालना है, तो पूरे परिवार से आप भी करें और पूरे परिवार को भी कराएं। अभी तो जैसे सब कुछ घर घर पे बंद चल रहा है, तो इसलिए आप उसको ध्यान रखेंगे। और अंतिम जो था हमारा टॉपिक क्या था, पॉजिटिव एटीट्यूड। देखिए पॉजिटिव एटीट्यूड यही है कि अभी जैसे थोड़ी देर पहले क्या हो रहा था कि मेरा सेटअप चल रहा था कैमरा का, तो मेरा हुआ ही नहीं। कितनी देर से मैं ट्राई कर रही हूँ, हो ही नहीं रहा, लैंडस्केप नहीं हो रहा। ठीक है, तो लैंडस्केप मोड पे हो ही नहीं रहा, तो अब क्या कर सकते हैं, तो हम लोग पोर्ट्रेट मोड पे आ गए। तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन उसी समय क्या हुआ कि घर के एक मेंबर ने कहा कि अरे लाइट चली गई तो क्या करेंगे। तो फिर दूसरे ने कहा कि ऐसा क्यों सोच रहे हैं, पॉजिटिव रहिए ना। तो तो ये चीज को देखिए कि इसमें पॉजिटिव कौन है। ये चीज को मार्क कीजिए कि आप इसमें पॉजिटिव कौन है, जो बोल रहा है लाइट चली गई तो, या फिर जो बोल रहा है पॉजिटिव सोचिए तो ये दोनों में पॉजिटिव कौन है। जिसने बोला लाइट गई चली गई वो। तो पॉजिटिव जो है वो है जो बोला कि लाइट चली गई तो क्या होगा। ये पॉजिटिव अप्रोच है। लाइफ को इसी तरह देखा जाता है, क्योंकि हमारे दोनों एस्पेक्ट्स को साथ में रख के हमको देखना है। हम सिर्फ सोचेंगे कि सारा दिन पॉजिटिव ही हो तो कैसे हो। अगर आपके आपके सोचने तो सब कुछ नहीं होता है ना। हम कुछ सोचे रहते हैं, दुनिया हमें कुछ और ही दिखाती है। तो हम सारे सिचुएशंस को हैंडल करते हुए देखना है। तो हमें अगर हम कुछ कर रहे हैं तो उसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों अप्रोच को साथ में रख के चलेंगे कि आगे क्या होने वाला है। अगर ऐसा हुआ तो हमको क्या करना है, अगर वैसा हुआ तो हमको क्या करना है। दोनों ही सिचुएशंस में हमको क्या करना है, दोनों के लिए हम प्रिपेयर रहेंगे। अगर हमारे तब जैसे घर पे कोई बीमार है या फिर बहुत ही सीरियसली इंजर्ड है, तो उस समय हम क्या पॉजिटिव हो सकते हैं क्या। नहीं हो सकते हैं, नहीं चाह कर भी नहीं हो सकते हैं। पॉजिटिव कैसे होगा इंसान उस समय। तो ये उसमें उस समय जो होता है वो नेगेटिव होना नहीं होता है। उस समय होता है ये मौका, ये जो सिचुएशन है ये ऐसा ही होता है, वो अचानक से आने वाला। अगर कोई डेथ हो गई तो हम उधर पॉजिटिव कैसे हो सकते हैं। कोई क्या बोलेगा मैं पॉजिटिव हूं नहीं रोऊंगी, हो सकता है क्या, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसमें पॉजिटिवनेस नहीं आता है। लाइफ को पॉजिटिव और नेगेटिव में ये जो डिफरेंस है ये जानना जरूरी है। हम सोचते हैं कि हमेशा पॉजिटिव सोचते रहेंगे, बट पॉजिटिव सोचना क्या होता है, ये डिफरेंस को आप समझिए। मैं अभी शॉर्टकट में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया है और शायद आप लोग बोर भी हो रहे होंगे, तो इसलिए मैं इसको जल्दी से सम अप करने की कोशिश कर रही हूँ कि पॉजिटिव और नेगेटिव अप्रोच को हम लोग ध्यान से पता करेंगे पहले कि पॉजिटिव किसको कहा जाता है, नेगेटिव किसको कहा जाता है। नेगेटिव मतलब ये कि हम लोग सिर्फ पॉजिटिव ही सोच रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि अभी हमारे लिए कोई गाड़ी आ जाएगी और हम उसको लेके बिठा के चले जाएंगे और हमारे सपने पूरे हो जाएंगे। मैं इंटरव्यू पे मेरे को सब सिलेक्शन कर लेंगे और मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा। और फिर या फिर हम लोग अगर कुछ किसी चीज के लिए जा रहे हैं फंक्शन के लिए, तो ये बहुत अच्छा होगा, मुझे बहुत मजा आएगा। ये मतलब पॉजिटिव होना अच्छी बात है, लेकिन एक्स्ट्रा पॉजिटिव होके आंख बंद करके हम अगर सोचेंगे कि यही होगा तो नहीं होगा। आपके हिसाब से जिंदगी नहीं चलेगी। जिंदगी को जैसी होगी मर्जी वैसी ही करेगी, मतलब आपके हिसाब से तो नहीं चलेगी। तो आपको दोनों सिचुएशन के लिए प्रिपेयर होकर रहना पड़ेगा कि अगर ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे, अगर वैसा हुआ तो हम क्या करेंगे। तो ये है पॉजिटिव एटीट्यूड। इंसान का पॉजिटिव एटीट्यूड यही है कि आप किस सिचुएशन में कैसे हैं। अगर आप संभाल पा रहे हैं लोगों को अच्छे तरीके से, अगर आप किसी के दुखों में काम आ रहे हैं, कि किसी के मतलब मदद कर रहे हैं, तो ये आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है।
आप सिर्फ पॉजिटिव सोचने से तो नहीं होगा, पॉजिटिव चीजें करनी होती है, ये आपका बिहेवियर बनाता है। एटीट्यूड मतलब क्या? एटीट्यूड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू बिहेवियर। आपका बिहेवियर कैसा है? अगर आपका बिहेवियर ही नेगेटिव है, आप कितना भी पॉजिटिव सोचेंगे तो क्या होगा? तो आपका बिहेवियर को पॉजिटिव बनाना है, आपकी सोच, आपका चाल ढाल, आपकी बातचीत के तरीके, आपका व्यवहार, आपके आचरण सारे पॉजिटिव होना चाहिए, तब जाके आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होगा। ठीक है, तो अ, तो बस अभी इतना सारा बोल दी हूँ, शायद अभी आप लोगों को बहुत बोर हो रहे होंगे, तो और कुछ क्वेश्चंस हैं तो हम बाद में कवर करेंगे। योगा के बारे में सेशंस के लिए बोल रहे हैं नेक्स्ट टाइम करने के लिए, और हाँ, योगा डेफिनेटली से डेफिनेटली। रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस आए हुए हैं। हाँ हाँ हाँ, तो क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं? हेल्थ सजेस्ट अबाउट हेल्थी डाइट एंड हेल्थी लाइफस्टाइल। हाँ, हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए मैं तो बोल चुकी हूँ कि आपको तो एनी हाउ आपके लिए आधा घंटा निकालना ही पड़ेगा। हेल्दी डाइट के लिए आपको तो चुनाव करना होगा, जैसे मैंने कहा कि आपका आहार ही आपका, जैसे मतलब बता रही हूँ कि जीवन में क्या होता है, हम लोगों का योग अभी जैसे पढ़ा रहे हैं, तो हमारा होता है अष्टांग योग। अष्टांग योग में हमको बताया जाता है कि पहले होता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये जो अष्टांग योग है, तो ये जो अष्टांग हम लोग को सिखाया जाता है कि इसको कैसे हम लोग को जीवन में अपने उतारना है, कैसे हमको उतारना है जीवन में, और कैसे अपने आप को हेल्दी बनाना है। तो सबसे पहला है यम। अपने मन में ही अपने आप को, मन को कंट्रोल करके आपको मने बताना है कि हमको ये कल से करना है तो करना है। नियम, आपको एवरी डे शेड्यूल बनाना है कि इतना ही बजे हमको उठना है, इतना बजे हमारा स्नान, इतना बजे सब कुछ, डेली रूटीन आपका फिक्स होना चाहिए, नियम होना चाहिए। आपके लाइफ में कोई रूटीन नहीं होगा तो आपका लाइफ सोचिए कि यूजलेस है। कुछ तो नियम होने चाहिए आपके लाइफ में, है ना? तो नियम को अपनाएंगे। यम, नियम, आसन। आसन का मतलब है स्थिरम सुखम आसनम। आप नहीं सोचेंगे कि जैसे आजकल एडवांस पोस्चर्स कर रहे हैं, हाथ पांव मोड़ रहे हैं, ये वो, तो वही आसन है, नहीं। जो आसन पोस्चर में आप अच्छे से, सिर्फ सिंपली ऐसे बैठना भी आसन होता है, सुखासन में बैठना भी आसन होता है, ठीक है ना? जिस पोस्चर में आपको अच्छा लगे उस पोस्चर में आपको थोड़ी देर के लिए, मैंने कहा जैसे आपको सीधा बैठने से भी आपकी आधी बीमारी ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो आसन करना है, थोड़ा प्राणायाम करना है, सांसों पे ध्यान देना है ना? हमारी सांसें ही तो हमको बचाती हैं, सांसों पे ध्यान देना है। आसन, प्राणायाम, उसके बाद वो आ गया क्या, प्रत्याहार, मतलब अपना आहार। आहार तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है। डाइट हमारा कैसा होना चाहिए? जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। ये कहा गया है कि जैसा आप खाएंगे अन्न, वैसा आपका होगा मन। तो कैसे आप अन्न खा रहे हैं, कौन सा अन्न खा रहे हैं? जैसे अगर गुजरातियों में आलू भी खाते हैं और चावल भी खाते हैं और रोटी भी खाते हैं, तो तीनों को एक साथ खाते हैं, तो इतने सारे कार्बोहाइड्रेट अगर एक साथ ही ले रहे हैं, तो आपका विटामिन्स का क्या हुआ, आपका मिनरल्स का क्या हुआ, आपका प्रोटीन्स का क्या, कैसे मतलब मैनेज हो रहा है? तो आपको उस चीज में भी ध्यान देना है। अगर आप चावल खा रहे हैं तो आलू कम कीजिए, अगर रोटी खा रहे हैं तो चावल कम कीजिए, कुछ तो कुछ कम करना पड़ेगा। तीनों चीज एक साथ आप नहीं ले सकते, तीनों चीज में कार्बोहाइड्रेट कैसे आप कर रहे हैं, देखिए। और प्रोटीन्स में तो आपको पता है, अंकुरित अंकुरित हमारे मूंग, चना और ये सब होते हैं, तो ये सब बेसिक चीजें हैं, आपको पता है, फिर भी मैं बता रही हूँ कि प्रोटीन्स हमको ऐसे दाल, इन सब चीजों से मिल जाएंगी। और आप जितनी भी हरी सब्जियां खा सकते हैं, और ये सब में आपको ध्यान देना है। ये सब आपके कॉमन चीजें हैं जो आपको शायद पता है, लेकिन इसके लिए फिर मेरे को अलग से एक सेशन करना पड़ेगा, बिकॉज ये बहुत लेंदी डिटेल हो जाएगा। मेरे को अभी थोड़ा बहुत समय भी हो चुका है, समय की भी कमी है, तो इसको हम अलग से फिर डिस्कस करेंगे कभी। नेक्स्ट सेशन। हाँ, और ये हो गया आपका डाइट के ऊपर। तो ध्यान रखेंगे कि बैलेंस डाइट खाएंगे, है ना? तो आपका हेल्दी लाइफस्टाइल, आप एवरीडे आधा घंटा अपने आप को दिए, अच्छे विचार रखेंगे अपने अंदर, अपना बिहेवियर भी चेंज करना पड़ेगा। सिर्फ आप सोचेंगे कि हेल्दी डाइट खा लेने से, फिट रहने से इंसान फिट होता है ना,
गलत चीज है। आपका व्यवहार चेंज होना चाहिए। आप अपने परिवार के साथ अगर गुस्से से चिड़चिड़ापन से पेश आ रहे हैं तो ये सबसे गलत बात है। तो आपका विकास हो ही नहीं रहा है, बौद्धिक विकास तो हो ही नहीं रहा है, तो आप कैसे करेंगे? अपना वो बिहेवियर भी आपको चेंज करना है। आपको कैसे, किसके साथ? चुप्पी साध लेंगे। सबसे बेस्ट तरीका है चुप रहना। मौन व्रत कितना अच्छा काम करता है। अगर आप मतलब कम बोलिए लेकिन बम बोलिए, है ना? तो कम बोलिए, कम बोलेंगे तो लोग आपको ज्यादा सुनेंगे। आप बोलते रहेंगे, मैं अगर 10 घंटा इधर बोलूंगी आप इधर से भाग जाएंगे, लेकिन कितना पकाती है। तो ये चीज आपको याद रखना है। आपके बोली में, आचरण में भी आपको परिवर्तन लाना है। कम बोलिए, स्पेसिफिक बोलिए, जितना जरूरी उतना बोलिए। अननेसेसरीली पार्टिसिपेट मत कीजिए सारे कन्वर्सेशन में, ठीक है ना? जितना जरूरी है। एंड ट्राई टू लिसन मोर। ज्यादा बोलने से सुनना पसंद कीजिए। जितना सुनेंगे उतना आपका विकास होगा, मानसिक तौर पर होगा, शारीरिक तौर पर होगा। तो इन चीजों के ध्यान रखेंगे। और बहुत समय मैंने आपका ले लिया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आप सभी इतना गौर से, इतनी देर से, इतनी पेशेंस के साथ आप मुझे सुन रहे हैं, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। और एक बार फिर मैं अखिल भारतीय युवा महामंडल के पूरी टीम को अपने दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी। प्रमुख श्री तुषार भाई चौहान, उप प्रमुख श्री शीताबेन, અને अपने महामंत्री श्री अनमोल भाई टांक, અને હજી એક પર્સનાલિટી જે અંકિત ચૌહાણ, જે મારા ટેકનિકલ હર પ્રોબ્લેમ ને નજર રખતા હતા અને હંમેશા મને ગાઈડ કરતા હતા કે આમ કરવાનું. સ્ટીલ હું આ લઈને કન્ફ્યુઝ હતી કે મને લેન્ડસ્કેપમાં થતું નથી તો કેમ કરવાનું. તો હી સેડ કે નહીં, આપણે પોર્ટ્રેટમાં કરી લેશું, વાંધો નથી. તો ઓલ ટીમ મેમ્બર્સ એન્ડ દે કોઓપરેટેડ સો વેલ કે મારું આ કાર્યક્રમ આજે સફળ થઈ શક્યો છે. આ બધાને બહુ દિલથી ખૂબ જ ધન્યવાદ અને મને પ્રોત્સાહન આપવા માટે સૌનો હાર્દિક અભિનંદન કરું છું. આશા છે કે આવું યુવા મંડળનું આવું કાર્યક્રમ હાલતું રહેશે અને ઘણા બધા પ્રતિભાને સામે લઈને આવશે. આ ખૂબ સારી પ્રયાસ છે અખિલ ભારતીય યુવા મહામંડળ તરફથી કે હર મહિને, હર થોડાક દિવસમાં એક નવું પ્રતિભા સામે આવે છે. અને મને એ ચીજમાં ખૂબ પ્રાઉડ ફીલ થાય છે કે હું આજે આ સમાજની એક મતલબ મેમ્બર છું. મને ખૂબ ગર્વનો અનુભવ થાય છે કે હું અહીંયા મતલબ હું બચપનથી ઓળ્યા છું, બટ સ્ટીલ આપણું એવું કોઈ સોસાયટી નથી, કોઈ સમાજ નથી બન્યું. બટ અહીંયા હું ફીલ કરું છું કટકમાં રહીને બી કે હું ગુજરાતમાં છું. તો આપણું જે કહાવત છે, તમે ખબર છે શાયદ, મારું મને યાદ નથી, જ્યાં જ્યાં બસે ગુજરાત, એવું કઈ છે ને. તો એ અહીંયા સટીક બેસે છે કે હું કટકમાં છું પણ બી મને અનુભવ થાય છે કે હું ગુજરાતમાં છું. તો મને એક બી પલ એવું ના લાગ્યું કે હું એકલી છું. મને બધાએ ખૂબ જ કોઓપરેટ કર્યા છે. સીતાબેન બાર મને ફોન કરીને પૂછે છે કે ભાભી તૈયારી થઈ ગઈ છે, ભાભી આમ કરી લેજો, ભાભી ઓમ કરી લેજો. સો સી ઇઝ વેરી કોઓપરેટિવ. તુષારભાઈ ચૌહાણ જે પ્રમુખ છે એનું તો શું કહું કે એમને મને એટલી ઉચ્ચ પદવી આપી દીધી છે, એટલી સન્માન આપી દીધી છે, યુવા પ્રતિભા સન્માન, કે હું અંદરથી ગદગદ ફીલ કરું છું કે મારા શાયદ એટલા પ્રતિભા બી નથી જેટલા તમે લોકો મને એટલું સન્માન આપ્યા છો. એટલા માટે હું ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું. અને જાતા હું 4 લાઈન મોટિવેશનલ નું, હજી 4 લાઈન એમ જ તમારા લોકોના માટે શાયદ સંદેશ હોય, શાયદ ના હોય તો બી શાયદ બચા લોકોને સંભળાવી દેજો મારા તરફથી. તો આ 4 લાઈન હું પ્રેઝન્ટ કરું છું कि मुकद्दर में जो लिखा है वही होता है, मुकद्दर में जो लिखा है वही होता है, किस्मत बदलने का हुनर भी तुझी में होता है. मुकद्दर में जो लिखा है वही होता है, किस्मत बदलने का हुनर भी तुझी में होता है. चाहे लाख डुबोना समंदर की लहरें तुम्हें, चाहे लाख डुबोना समंदर की लहरें तुम्हें, लहरों से जूझ कर ही किनारा तय होता है, लहरों से जूझ कर ही किनारा तय होता है. बहुत बहुत धन्यवाद. प्रणाम. जय श्री कृष्ण. राम राम. धन्यवाद.